हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। तो सबसे पहला हमारे पास है जो हमें बात पता होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और रिफ्लेक्शन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए वो है कि अगर कोई इंसान अपनी शक्ल एक मिरर में देखता है तो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर उस इंसान को कितनी चाहिए होती है अपनी शक्ल देखने के लिए? h/2 लेंथ उसको चाहिए होती है अगर अपनी शक्ल देखनी है। पीछे दीवार देखनी है तो h/2 नहीं होता है। इसका जो लॉजिक होता है, अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो हम ये कहते हैं कि जो ऊपर वाला पॉइंट है वहां से कोई रे आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंख में जानी चाहिए, ठीक है। और नीचे वाला जो पॉइंट है वहां से भी कोई रे आके रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंख में जानी चाहिए। उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करके हम लोग इसे फिगर आउट करते हैं एंड दैट इज हाउ दिस कैलकुलेशन हैपेंस। बट हाँ, मोर इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ये रिजल्ट पता होना चाहिए, क्योंकि हमें रिजल्ट नहीं पता तो एग्जाम में अगर ये सेम क्वेश्चन है तो unnecessary will be spending time on it which we don't need to। वैसे याद होता है रिजल्ट। दूसरी चीज ये है, अगर कोई भी रे आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आई एंगल पे जाती है तो उसमें डेविएशन कितना होता है लाइट में? 180 माइनस 2i। और अगेन हमें दूसरी एक छोटी सी बात जो इसमें समझनी होती है वो होती है कि ये जो डेविएशन है क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। उसके लिए हम कुछ इस तरीके से सोचते हैं कि ये रे जो है सीधी जाती तो इधर पहुंचती, तो जो डिविएशन है बेसिकली वो ये वाला एंगल है। ये समझ आना चाहिए। तो ये इन दिस केस हमें ये समझ आएगा ये वाला जो एंगल है इस बार एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये इतना एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंड अगेन वो डिपेंड करता है दूसरी सिचुएशन में कि वो क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं डिविएशन ऑफ लाइट क्या होती है। एक और छोटा सा पॉइंट होता है जो हमें पता होना चाहिए जब हम रिफ्लेक्शन के बेसिक लॉज के बारे में बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई मिरर है और एक इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही है और अगर हम उस मिरर को टिल्ट कर देते हैं थीटा एंगल से, अगर हम उस मिरर को थीटा एंगल से टिल्ट कर देते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा एंगल से टिल्ट हो जाती है। एक ये बड़ी ही सिंपल सी बात होती है, ये हमें पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन रे ऑप्टिक्स के शॉर्ट नोट्स में उसके बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस इन केस ऑफ मिरर्स। तो हमें दो बातें यहां पे समझनी होती हैं कि रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। और दूसरी बात यह समझनी होती है हमें कि उसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस साइन क्या होता है। ये हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठा होना चाहिए। हम एग्जाम में इस बारे में ज्यादा नहीं सोच सकते, हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है कि हम साइन कन्वेंशन क्या होता है वो सोचे और वहां से क्या करें। दैट इज अ वेरी लॉन्ग जॉब, वेरी लंबा काम हो जाता है। तो अगर इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग है जब वो मिरर को हिट कर रही है तो वो किसी इस पॉइंट से आ रही होती है, जिस पॉइंट से वो आ रही होती है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं अपनी ऑब्जेक्ट की पोजीशन। एंड इन दिस केस हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा? रियल ऑब्जेक्ट होगा। एंड इस केस में जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मार्क करेंगे तो वो नेगेटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन हमारी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज होती है। तो ये जो यू होगा हमारा नेगेटिव होगा। तो अगर एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है जो हमेशा एक रियल ऑब्जेक्ट होता है उस केस में आपका यू हमेशा नेगेटिव होता है, उसमें हमें कोई टेंशन नहीं होती है। सिमिलरली अगर रेस कन्वर्जिंग है एट द टाइम ऑफ हिटिंग द मिरर, इसका मतलब अभी कन्वर्ज करने वाली है, अभी करी नहीं है, विच मींस आगे जाके वो कहीं ना कहीं मीट करेंगी। अब वो जिस पॉइंट पे आगे जाके मीट करेंगी दैट वुड बी योर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड इस बार जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो ये वाला डिस्टेंस होगा। और बिकॉज इंसिडेंट रेज इधर की तरफ ही जा रही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन यही वाली है, तो यू जो होगा इस बार पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो पॉजिटिव हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात है, ये बात ट्रू रहती है लेंस के केस में भी, हम बाद में इस पर रिपीटेशन करेंगे, बट मिरर और लेंस में ये बात ट्रू रहती है। अब आते हैं दूसरी बात इमेज वाली कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस कैसा होता है। अगर रिफ्लेक्टेड रेज, बेसिकली रेज जो मिरर से दूर जा रही है वो कन्वर्ज कर रही है, एक्चुअली एक पॉइंट पे कन्वर्जिंग है तो आगे जाके मीट करेंगी और यहां पे जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी। और जो इमेज डिस्टेंस होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा इमेज डिस्टेंस?
क्योंकि इंसिडेंट रेज ऑब्वियसली राइट रेज आ रही होंगी तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा, ये बात हमें पता होनी चाहिए। बेसिकली इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो डिस्टेंसेस होते हैं वो सब नेगेटिव होते हैं, और बिलो बिहाइंड द मिरर जो डिस्टेंसेस होते हैं, जैसे इस केस में अगर रेज ऐसे जा रही हैं तो इनका मीटिंग पॉइंट का यहाँ पे आएगा, तो इमेज जो होगी वर्चुअल इमेज होगी, और बिहाइंड द मिरर इमेज है तो ये वर्चुअल इमेज है, और इसका जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव। तो ऐसा लगता है हमें कि सारे रियल डिस्टेंसेस नेगेटिव है और सारे वर्चुअल डिस्टेंसेस पॉजिटिव है, बट ये बात झूठ है, क्योंकि लेंस के केस में वर्चुअल डिस्टेंसेस भी वर्चुअल नेगेटिव हो जाता है और रियल पॉजिटिव हो जाता है, वो हम देखेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट लेंसेज, बट यस मिरर के लिए तो ये बात ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है। एक और साइन कन्वेंशन एग्जिस्ट करता है दुनिया में जिसमें जो साइन कन्वेंशन नहीं होता है कि ऑल रियल डिस्टेंसेस आर नेगेटिव एंड ऑल वर्चुअल डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव, बट वो साइन कन्वेंशन में आपकी मिरर इक्वेशन और लेंस इक्वेशन दे माइट लुक अ लिटिल डिफरेंट, सो बट अगेन दैट इज नॉट द साइन कन्वेंशन दैट वी फॉलो, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं फोकस ऑफ अ मिरर की, कि मिरर का फोकस कहां अप्लाई करता है। तो कॉनकेव मिरर अगर हमारे पास है तो अगर रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कुछ इस तरीके से मीट करती हैं, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारी फोकल लेंथ हो जाती है, और ये फोकल लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो r/2 है, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो ऑब्वियसली नेगेटिव है, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमें याद रखना है कि माइनस ऑफ r/2 होती है, नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ में रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे आती हैं, दे अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर, फोकस की पोजीशन यहाँ पे हो जाती है हमारी, एंड जैसे हमें पता चलता है कि फोकस हमारा इधर होगा, इसमें फोकल लेंथ हमारी प्लस r/2 हो जाती है। वही सेम स्ट्रैटेजी भी फॉलो हो रही है कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर डिस्टेंसेस नेगेटिव है एंड बिहाइंड द मिरर डिस्टेंसेस पॉजिटिव है, ऐसी कुछ फीलिंग भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें ये बात रटी होनी चाहिए, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, r/2 उसका मैग्नीट्यूड होता है। r/2 तो सबको याद होता है, प्लस माइनस मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ डाउट में आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन में लिखा कॉनकेव होता है वो पढ़ते कॉन्वेक्स है, या कॉन्वेक्स लिखा होता है कॉनकेव पढ़ते हैं, वो बहुत बार क्लैरिटी नहीं बन पाती है, तो कॉनकेव मतलब वो केव वाली साइड पे रिफ्लेक्शन मतलब, बट आई डोंट नो, मतलब दैट इज ओके। मिरर इक्वेशन जो होती है वो होती है अगेन, अब हम लोग जो मिरर इक्वेशन देखते हैं तो 1/v प्लस या माइनस, ये कंफ्यूजन है इसलिए मैंने वहां छोड़ रखा है उसे, ठीक है, क्योंकि वन कुछ लोग माइनस में कंफ्यूज होते हैं कि लेंस इक्वेशन 1/v माइनस 1/u होती है, तो मिरर में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, और फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, कोई सी भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। अब ये बात जब हम लिख लेते हैं तो देखो मोस्टली सब बच्चों को पता होती है, जो बात पता होनी जरूरी है वो ये है कि यहां से v का एक्सप्रेशन कैसा है, कुछ कहते हैं हम तो डिराइव कर लेंगे, है ना, और चाटा खाएंगे साथ में, ठीक है, मतलब अगर तुम वहां ड्राइव करने बैठे होगे और मैं पीछे खड़ा हुआ तो ट्रस्ट में तपाड़ देनी से चाटा पड़ेगा, ठीक है, आवाज आई अच्छे से, बट कोई नहीं। अब u की अगर बात करोगे तो बहुत बार जैसे u गिवन है, जनरली u गिवन होता है, v निकालना होता है, बहुत बार v गिवन होता है कि इमेज यहां बन रही है, बताओ ऑब्जेक्ट कहां पे, तो उसके लिए हमें वो भी याद होना चाहिए vf अपॉन v माइनस एफ। एक्चुअली द वे आई रिमेंबर दिस, ये याद रह जाता है बच्चों को, और इसमें क्योंकि v और u के लिए जो एक्सप्रेशन वो सिमेट्रिकल है, तो वो एक्सप्रेशन एक्चुअली में v के लिए जो आ रहा था u के लिए भी एग्जैक्टली सेम ही एक्सप्रेशन आ रहा है, बस वो प्लस यही तो कंफ्यूजन होता है, प्लस माइनस का कंफ्यूजन होता है। आई होप इट इज मेकिंग सेंस एंड वी आर एबल टू रिमेंबर दिस मिरर इक्वेशन। अब हम लोग बात करते हैं मिरर के केस में मैग्निफिकेशन कितना होता है। मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन होती है इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज, एंड मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है मिरर के लिए -v/u, -v/u होता है, तो फिर v और u हमें विद साइन पुट करने होते हैं, ठीक है, तो व्हाटएवर दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, हमें याद रखना है ऐसा कुछ होता है। इन्वर्टेड इमेज जो होती है, इन्वर्टेड इमेज के लिए क्या होता है हमारे पास, मैग्निफिकेशन बेसिकली नेगेटिव हो जाता है, क्यों, क्योंकि इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज जो है अगर वो नेगेटिव हो जाएगा तो एक चीज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी और दूसरी चीज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी। फॉर एनलार्ज्ड इमेज, अगर इमेज बड़ी हो रही है तो उसके लिए हम कहते हैं मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होना चाहिए, तो मैग्निफिकेशन -2 है तब भी इमेज एनलार्ज्ड होती है, ठीक है, सो दैट इज बेसिकली द आइडिया। सो ये बेसिक दो बातें हमें समझ आ सकती हैं। एंड अब उसके अलावा हमें एक बात ये समझनी होती है, अगेन ये अभी 10वीं वाली बातें हैं इफेक्टिवली, बट हमें बहुत ज्यादा डिटेल में अच्छे से समझना होता है कि अगर पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज के बारे में बात करनी होती है हम लोगों को, कि अगर ऑब्जेक्ट कहां पे है तो इमेज कहां पे है, नेचर भी चलो काम चला लेते हैं हम लोग, बट हर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहां पे बनती है, ये बात हमें रटी होनी चाहिए। जो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ऑलरेडी हमें रटी होती है वो ये होती है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगी। तो O1 अगर ऑब्जेक्ट है तो I1 इमेज होगी। ये बात बड़ी ऑब्वियस होती है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर से पास लेके आते हैं तो इमेज सेंटर से दूर जाती है और ऑब्वियसली बड़ी भी होती है, तो इमेज I2 ऐसे कुछ में हो जाता है। O2 के केस में I2 ऐसे बनता है। और अगर हम ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाते हैं सेंटर कर्वेचर से तो इमेज पास बनती है, इन्वर्टेड ही होती है, पास बनती है और ये I3 बन जाता है। पास हो गया ना, क्योंकि ये बात हम ऑब्वियसली देख सकते हैं कि जो चीज पास है वो छोटी होती है और जो चीज दूर है वो बड़ी है। वो तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। इज दैट ओके? क्योंकि मॉड V बाई मॉड U की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड्स कंपेयर करते समय मैग्निफिकेशन में ऐसे आ जाएगा। O4 मतलब मैंने क्या, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ले गया तो इमेज कहां पे आ जाती है? फोकस पे आ जाती है। तो I4 हमें पता है कि हमारा फोकस पे आने वाला है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? और अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दें तो अगेन हमें पता है कि अगर ये फोकस से इमेज आ रही है तो वो कहां पे बनेगी इमेज? इन्फिनिटी पे। तो वो इमेज हमें पता है इन्फिनिटी पे बन जाएगी। O5 के लिए I5 इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। अगेन एक क्वेश्चन हो सकता है कि इमेज इन्वर्टेड होगी या नहीं होगी, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। हाउएवर देखो एसएस तो इन्फिनिटी ये वाला भी हो सकता है, वो वाला भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, अगर हम फोकस से जस्ट लेफ्ट में है तो इन दैट केस अगर इधर इमेज बना रहा था मैं तो मुझे पता है कि इन्वर्टेड होगा, क्योंकि -V बाई यू में V और U का साइन सेम है। अगर वो सेम साइड पे है, V और U दोनों सेम साइड पे अगर है तो फिर V बाई यू का साइन सेम होगा, विच मींस पॉजिटिव हो जाएगा, और -V बाई यू नेगेटिव हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। ऐसा कुछ हम दिमाग लगा सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली द आइडिया। I5 कुछ इस तरीके से हो सकता है। और आगे आते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में ले आते हैं तो जो इमेज हमारी होती है वो अदर साइड पे बनती है, कुछ ऐसे बोल सकते हो आप I6। और अगेन जब अदर साइड पे इमेज बनती है मिरर्स के केस में, जब अदर साइड पे इमेज बनती है मिरर्स के केस में तो वो हमेशा इरेक्ट होती है, इन्वर्टेड नहीं होती है। सेम साइड पे मिरर्स में इमेज बनती है तो वो इन्वर्टेड होती है, और अदर साइड पे इमेज बनती है तो वो इरेक्ट होती है। दैट इज समथिंग व्हिच वी कैन रिमेंबर। तो O6 के लिए वी विल गेट I6 एज द पोजीशन। अब अगर पोल पे ऑब्जेक्ट O7 लाई करता है तो जो इमेज है वो एग्जैक्टली सेम ही जगह पे लाई करती है। पोल पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो जो इमेज होती है वो एग्जैक्टली सेम ही पोल पे होती है और मैग्निफिकेशन 1 होता है। वैसे बहुत बार लगता है V बाई यू तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा, बट अगर V को UF अपॉन U माइनस F करके डाल दोगे तो फिर वहां से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में एक चीज और ऐड कर सकते हैं, अब ये याद रखने वाली बात है कि V की वैल्यू अगर मैं डाल दूंगा, क्या थी? UF अपॉन U माइनस F ना, तो ये F अपॉन U माइनस F हो जाता है। तो बहुत बार U दे रखा है तो V निकालने की जरूरत नहीं है मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, डायरेक्टली आप ऐसे भी निकाल सकते हो, माइनस ऑफ F अपॉन U माइनस F भी कर सकते हो। आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू एवरीबडी। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो ये मतलब ये बात जैसे कहां पे रेलेवेंट हो रही थी, कहां गए हम लोग? यहाँ थे ना। हाँ, मतलब उसमें हमारे रेलेवेंट हो रही थी कि U 0 हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा मैग्निफिकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन O8 है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कैसे है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कैसी होती है? रियल इमेज होती है O9, सॉरी I8, कुछ ऐसे पोल और फोकस के बीच में। अगेन आप इमेजिन कर सकते हो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पहुंच जाता है तो इमेज कहां बनती है? फोकस पे बनती है। I4 और I9 दोनों सेम यहां पे बनने वाली है। तो वही ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है इंफिनिटी तक, इमेज जो है पोल से फोकस जा रही है। तो अगर मैं इमेज के मोशन को देख रहा हूं तो जब मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे था तो इंफिनिटी पे था तो मेरी इमेज फोकस पे थी। जैसे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट पास आता है, सेंटर पे आके मीट करे, फिर ये सेंटर से फोकस आए उधर चले गया, फोकस को क्रॉस करते इमेज यहां पे आई। जब मैं पोल पे पहुंचा तो इमेज पोल पे पहुंच गई, और जब मैं ऐसे जा रहा हूं तो इमेज फोकस तक जा रही है। ऐसे जाने पे अगर एक फीलिंग डेवलप की जा सकती है, होती है बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बनती है, ये बात सबको याद रह जाती है। फोकस से इधर वाली सारी बातें याद रह जाती है, ये वाली बातों को सोचने वाली बात होती है, इसको याद रखने पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। इज इट ओके? ठीक है, अगली बात हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर हमसे कोई बोलता है ग्राफ ड्रॉ करना है V वर्सेस U का, तब इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए एक तो हम ये लॉजिक बना सकते हैं भाई डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए इमेज कहां पे बन रही है। बहुत बार इस लॉजिक से बना लेते हैं। मेरे को मैथ्स आती है तो मैं मैथ्स से बना लेता हूं, क्योंकि V इज इक्वल टू UF अपॉन U माइनस F, एंड मुझे ये बात पता है कि अगर मेरा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और जनरली फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव वाली वैल्यू के साथ डालते हैं। तो ग्राफ हमें इसका बनाना है, तो हमें पता है जब U माइनस F हो जाएगा तो यहां पे असिम्प्टोट हो जाएगा एक्सप्रेशन में, जब U 0 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, और जब U इंफिनिटी हो जाएगा तो ये F माइनस F वैल्यू आ जाएगी यहां पे कुछ इस तरीके से।
तो मेरे को ये ग्राफ कुछ यहाँ पे ऐसे समझ आ जाता है, और फिर उसके अलावा यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से समझ आ जाता है। तो ये दो पार्ट इस ग्राफ के v वर्सेस u में मुझे समझ आ जाते हैं। अगेन मैंने बहुत जल्दी ये कर लिए हैं, बट अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि कैसे आ रहा है, ठीक है। बट हाँ, कुछ लोग इसे याद भी रखते हैं, मैंने आई हैव सीन द स्टूडेंट्स इन कोटा, वो तब तो इसे याद ही रख लेते हैं कि इन सब ग्राफ्स को। बट हाँ, मुझे याद नहीं रहता, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर पाता याद रखने वाली। बट यस, इतनी देर से इतनी देर मुझे लगी है, मुझे इतनी देर आपको, इससे ज्यादा देर आपको नहीं लगनी चाहिए एग्जाम में इस ग्राफ को बनाने के लिए। इज दैट ओके? ठीक है, कैसे मैंने बनाया वो सोच लीजिएगा। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं, पोजीशन वर्सेस नेचर ऑफ इमेज के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यहां पे अगर हमारे पास ओवन की हम बात कर रहे हैं, ओवन इज अ रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, ये बात एक बड़ा ही फैक्ट रहा है कॉन्वेक्स मिरर में, क्योंकि बचपन में 10वीं तक हमें कॉन्वेक्स मिरर हमेशा मेरा वर्चुअल इमेज बनाता था, क्योंकि तब वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं होता था हमारा, रियल ऑब्जेक्ट केस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता था। तो ओवन के लिए यू विल सी द इमेज विल बी I1, ऐसे कुछ इमेज बन जाएगी बिटवीन पोल एंड फोकस। अगेन ऑब्वियसली अदर साइड पे तो इमेज हमेशा मिरर्स में, अदर साइड पे हमेशा इमेज कैसी होती है? इरेक्ट बनती है, सेम ही ओरिएंटेशन में बनती है। O2 पोल वाले ऑब्जेक्ट की इमेज तो हमेशा पोल पे ही बनती है, तो ये तो हमें क्लियर ही हो गया। फिर हम अगर अब आगे जाएं, अब देखो इस साइड पे देखते हैं O3। अब क्योंकि कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इधर होते हैं, ठीक है। बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस बात में, बट यहाँ पे सेंटर कर्वेचर फोकस होते हैं। और अगर O3 पे ऑब्जेक्ट बनता है हमारा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहां से रेस जा रही है, यहां से रेस जाके तो हिट कर नहीं सकती थी, ऐसी रेस जा रही है बट वर्चुअल उधर है, ठीक है, उधर जाके मीट कर रही है। तो O3 पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज बनती है सेंटर कर्वेचर वाली की इमेज सेंटर कर्वेचर पे बनती है, सेंटर कर्वेचर से बाद वाले की इमेज फोकस पे, फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में बनती है, और सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच वाले की इमेज सेंटर कर्वेचर के बियॉन्ड बनती है। एक छोटी सी बात, ये आई होप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि O5 के लिए अगर क्या कहते हैं इमेज I5 पे यहाँ पे बन रही है, तो O4 वाले पॉइंट के लिए इमेज O5 वाले ऑब्जेक्ट वाले पॉइंट पे बन रही है, मतलब वो V और U क्योंकि सिमिलर तरीके से काम करेंगे वहां पे, इस तरीके से हम सोच सकते हैं। O6 की बात करता हूं कि ऑब्जेक्ट को पास ले जाते आप बिल्कुल फोकस पे ही ले आए, तो फोकस पे लाने का मतलब है कि रेज ऐसे आ रही है, ठीक है, और कन्वर्ज करने के बाद फोकस की डेफिनेशन ये थी ना, रेज पैरेलल हो जानी चाहिए ना, ठीक है। तो अब रेज पैरेलल हो जाएंगी तो ऑब्वियसली इमेज हमारी इंफिनिटी पे चली जाएगी, कुछ इस तरीके से हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। I6 कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली O7 की अगर बात करेंगे, तो ऑब्जेक्ट अगर हम फोकस से बीच पोल के बीच में लिया, जैसे कॉनकेव मिरर में होता था, फोकस और पोल के बीच में रियल ऑब्जेक्ट लाई करता था तो इमेज दूसरी साइड पे बन जाती थी ना, यहाँ पे भी एग्जैक्टली फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो इमेज जो है वो दूसरी साइड पे बन जाती है, विच इज I7, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर आप फिर से देखोगे तो ये लार्ज इमेज है, क्योंकि अब जब फोकस पे इमेज थी, ऑब्जेक्ट था, तो इमेज वहां इंफिनिटी पे बन रही थी, पोल तक आते आते इमेज पोल तक ही आ जाएगी, तो ये इमेज जो है वो दूर है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। सॉरी अगेन, मैं तो टाइम ज्यादा ले रहा हूं, बट दैट इज ओके। O7 हो गया। O8 की बात कर रहे हैं, तो अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, इमेज यहां पे बनेगी I8। और अगर मैं O9 की बात करता हूं, तो फिर से इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज जो है फोकस पे बननी चाहिए, विच इज यहां पे का इमेज बनेगी I9। आई थिंक दैट्स ऑब्वियसली फाइन। इज इट क्लियर? ठीक है। तो मतलब इसमें कॉन्वेक्स मिरर में आई फील दैट इट्स अ वेरी वेरी नाइस टॉपिक एंड एग्जामिनर शुड एक्सप्लॉइट दिस, क्योंकि कॉन्केव मिरर में सेंटर कर्वेचर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज सेंटर कर्वेचर में बनती है, सबको फीलिंग आती है, बट कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर कर्वेचर वाली इमेज सेंटर कर्वेचर बनती है, किसी को फीलिंग नहीं आती। तो वो वाली फीलिंग को एग्जामिनर एक्सप्लॉइट करना चाहिए, बट हाँ अभी तक किया नहीं है, तो पता नहीं आगे भी उन्हें खुद नहीं पता होगा, तो ठीक है, विच इज फाइन। अगेन जब हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं V वर्सेस U का, तो V इज इक्वल टू UF अपॉन U माइनस F है, और इस बार कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है, तो इसको इसी का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो इसका जो एसिम्प्टोट आएगा वो F पे आ जाएगा, प्लस F पे आ जाएगा, ठीक है, 0 पे ये क्रॉस कर रहा होगा, और जब U इंफिनिटी होगा तो डिवाइड करोगे तो F/1 माइनस F/U, तो 1F ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हाँ, जब मैं U से डिवाइड इंफिनिटी से डिवाइड करूंगा तो F बाई इंफिनिटी वो सॉरी ये तो F हो जाएगा ऊपर, और नीचे 1 माइनस F, तो F हमारा असिम्प्टोट होना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल बढ़िया बात है। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, यहाँ पे कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, और इस साइड पे भी ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। बेसिकली असिम्प्टोट वाली लाइन एक बार रियलाइज कर लेते हो ना कि असिम्प्टोट है, ठीक है, तो उसके बाद लाइफ इज लार्जली क्लियर, और 0 पे 0 है ये भी समझ आता है, तो यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है आपको, पक्की बात है।
और फिर यहाँ पे ज्वाइन करना है, ये बस कुछ ऐसी फीलिंग है। 3-4 बार इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हो ना तो ये ऑलमोस्ट याद से ही हो जाता है, मतलब 1-2 पॉइंट सोचते ही ये ग्राफ बन जाता है, दैट इज द फीलिंग। और अगेन वही कर सकते हो, -2f पे जब +2f पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज 2f पे है, ये सब चीजों से भी आप फिगर आउट कर सकते हो क्या चल रहा है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है जो हमें समझ आनी चाहिए जब भी हम लोग बात करते हैं इसकी, किसकी, मैग्निफिकेशन की जब बात करते हैं। अगर हमारे पास एक एल शेप ऑब्जेक्ट है, कुछ इस तरीके से हमारे पास एक एल शेप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उस एल शेप के ऑब्जेक्ट की हमें लेंथ ऑफ द इमेज बतानी है कितनी होगी, तो वो हम बताने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देख लेते हैं कि ये जो ए बी लेंथ है इसकी इमेज क्या बनेगी। उसके लिए तो सिंपल मैग्निफिकेशन वाली चीज से समझ आ जाता है कि इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -50 है, तो v जो है -50 इंटू -20, दिमाग में करना है ये -50 -20, ऑब्वियसली -50 और -20 का साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, -30 बन गया, तो दैट इज ओके। हाउ मच दैट इज -33.33। तो ये कहीं यहाँ पे आपका बी पॉइंट की इमेज कहीं यहाँ पे बन जाती है, बी डैश पॉइंट पे। बी डैश पॉइंट के लिए क्या आ रहा है हमारे पास, ये 33.33 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ रहा है, ओके। उसके अलावा अगेन जब हम मैग्निफिकेशन देखेंगे 33.33, तो उसकी लेंथ हाइट अगर देखनी है मुझे, तो जो मैग्निफिकेशन होगा वो हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 6 सेंटीमीटर यहाँ पे, एंड मैग्निफिकेशन होता है -v/u, which is -v is -33.33 divided by -50, which is again -2/3। तो अगेन हम लोग यहाँ पे जब देखेंगे तो जो हमें हाइट ऑफ द इमेज मिलेगा वो मिल जाएगा -4 सेंटीमीटर, टेलिंग मी कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो नीचे की तरफ 4 सेंटीमीटर की इसकी इमेज बनेगी, तो ए डैश पॉइंट के यहाँ पे आ रहा होगा। तो ये इस तरीके से हमें जज करना, मतलब मैग्निफिकेशन की बात हम जज कर सकते हैं। ये एक बेसिक सिचुएशन ऐसी रहती है कि इस तरीके से मैग्निफिकेशन की सिचुएशन को जज किया जा सकता है। दूसरी मैग्निफिकेशन की बात होती है सी पॉइंट की जो इमेज है, ये जो बीसी वाली लेंथ के मैग्निफिकेशन को जब इमेजिन करते हो तो सी पॉइंट की जो इमेज है वो वहीं पे बन रही होती है, सी डैश यहीं पे है और बी डैश यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली जो ये नीचे एल वाले का जो फ्रंट हॉरिजॉन्टल पार्ट था उसकी लेंथ ये हो जाएगी, एंड दैट इज 33.340 एंड दिस इज 6.67, तो 6.67 प्लस 4, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस 6.67। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि अलोंग द एक्सिस जो लेंथ है उनकी भी इमेज की कितनी लेंथ होगी और परपेंडिकुलर टू एक्सिस जो लेंथ है उसकी इमेज की कितनी लेंथ होगी, हम किस तरीके से जज करते हैं, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट बात होती है क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में इस बात को एक्सप्लॉइट किया जाता है। इज दैट ओके? इसमें एक कुछ शॉर्ट डिस्टेंस अप्रोक्सीमेशन भी होता है, आई विल टॉक अबाउट दैट मे बी इन सम प्रॉब्लम। इज इट ओके? ठीक है, आगे चलते हैं। ये वैसे मैं बाद में कराना हूँ, ठीक है दोबारा कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में अगर इमेज की वेलोसिटी हमें निकालनी है तो हम किस तरीके से उसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो अब उसमें देखो सिंपल सी कहानी होती है हमारे सामने कि सबसे पहले हमें देखना होता है विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इमेज ऑब्जेक्ट। ये सारा काम हमें विद रिस्पेक्ट टू मिरर करना होता है। तो मिरर को अगर हम लोग रेस्ट पे माने, मिरर को अगर हम लोग रेस्ट पे माने तो इन दैट केस जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ऑब्जेक्ट जो इधर की तरफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है और इमेज जो है वो इधर की तरफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड चल रही है। नहीं, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये 3 ये 2, तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एक्चुअली विद रिलेटिव वेलोसिटी है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ठीक है। और अगर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो हमें ये पता है इमेज की वेलोसिटी प्लेन मिरर में क्या होती है, एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी होती है इमेज की प्लेन मिरर के अंदर। तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से इमेज मूव कर रही होगी राइट की तरफ। नाउ ऑब्वियसली एवरीथिंग हियर इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। और उसके अलावा जनरली मिरर रेस्ट पे है तो विद रिस्पेक्ट टू द मिरर और सब कुछ सेम ही बातें हैं, बट अभी ऐसे कुछ हो गया और वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी सेम रहती है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस तरीके से ये इमेज की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। अब मिरर की वेलोसिटी कितनी है, इधर की तरफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, उसको हमें सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, नहीं सॉरी ऐड करना पड़ेगा नेट वेलोसिटी निकालने के लिए। तो फाइनली हमें ये समझ आ जाएगा कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट है इधर की तरफ इसकी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और अगर इधर की तरफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड इसमें ऐड करूंगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि प्लेन मिरर के केस में इमेज की वेलोसिटी किस तरीके से निकाली जाती है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या हो रहा है, क्या क्रिटिकल पॉइंट है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर करना है नहीं करना है, और बाद में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी करना पड़ेगा। ये आंसर भी हमारा फाइनल आंसर नहीं है, बहुत सारे लोग विद रिस्पेक्ट टू मिरर कर देते हैं बट इस वाले आंसर को फाइनल आंसर मान लेते हैं, विच अगेन यू गो फॉर अ टॉस। आई होप इट इज फाइन।
अगली हमारे सामने प्रॉब्लम होती है मल्टीपल रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम्स आती है हमारे सामने, जिसमें एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रही होती है। उस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज का क्या कहानी है। अब इसमें अगर हम देखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्लेक्शन इज बेसिकली पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन। बस ये बेसिक एक फैक्ट है जिसको आपको समझना आना होना चाहिए। और अगर आप रे डायग्राम बना लोगे तो ये बात तो सब जानते ही हैं, जो मेरे से पढ़े हैं पहले उनको पता ही है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्टिक्स इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ रे डायग्राम्स दैट यू ड्रॉ। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि कहां पे रेलेवेंट हो सकता है, बट दैट्स ओके। अब यहां पे जब हम इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल भी लेने की कोशिश करी है मैंने। एक ऑब्जेक्ट है यहां से 30 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। रिजल्ट मुझे याद हो जाता है इसके केस में, जो वी आता है वो कितना आता है, -60 सेंटीमीटर आता है। मुझे याद ही हो गया 20 और 30 वाला इतना कॉमनली आता है एग्जांपल है ना, मैंने इतने क्वेश्चन कहा रखे अपने लेक्चर्स में कि याद आता है, बट कोई नहीं, अभी के लिए अगर हम समझे तो हम निकाल लेते हैं कि भाई -30 इंटू -20 अपॉन में -30 -20 इज -20 इज -10 विच इज अगेन -60 सेंटीमीटर। हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है। एंड -60 का मतलब क्या हो गया कि ये 50 है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो इमेज है, इसकी ये इनिशियल रेस थी, इमेज जो है वो यहां बन रही है, I1 है ये, एंड दिस विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा सेकंड रिफ्लेक्शन में, और ये डिस्टेंस अपन ने निकाल लिया कितना है 60 सेंटीमीटर, तो हमें पता चल गया 50 है तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया, हमें पता चल गया। अब प्लेन मिरर में इमेज का बनती है एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस ऑन द अदर साइड, तो प्लेन मिरर में हमें समझ आ जाएगा कि इमेज एग्जैक्टली ऑन द सेम डिस्टेंस ऑन द अदर साइड हमारे को पता चल जाएगा, इमेज के यहां बन जाएगी। तो I3 I2 विल बी समवेयर हियर 10 सेंटीमीटर यहां से। ठीक है, तो यहां से 40 सेंटीमीटर जो भी जवाब देना है, तो इस तरीके से पता चल सकता है। बेसिक बात यहां पे ये है कि इमेज इज फॉर्म्ड आफ्टर, सॉरी मतलब जो इमेज, जो सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए आपको ऑब्जेक्ट कंसीडर करना होता है, जब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, वो सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए जो ऑब्जेक्ट हमें कंसीडर करना है वो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारी इमेज की पोजीशन है वहां पे एग्जैक्टली हमारे को ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंसीडर करनी है। तो ये बेसिक बात अगर हम समझ लेते हैं तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम्स हमारी रिजॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, सो इन दिस केस अभी हमने रिफ्लेक्शन के बारे में जो भी हमारे शॉर्ट नोट्स हैं इसके बारे में हम लोगों ने बात करी है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। आई नीड टू चेंज समथिंग। हाँ, वेलोसिटी वाला समझ नहीं आया था, दैट वेंट टू फास्ट। हाँ, तो वेलोसिटी वाले में बेसिक बात थी कि पहली बात हमें विद रिस्पेक्ट टू मिरर किया, तो मिरर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर में मिरर को रेस्ट में माना, तो इसकी अप्रोच की वेलोसिटी कितनी है, 3 और 2 5, तो इसलिए 5 इधर की तरफ वेलोसिटी हो गई, और ये वाली तो इधर की तरफ तो मिरर चल रही है, तो 4 ये वाली वेलोसिटी होगी, तो 4 ही रहेगी। फिर उसके बाद जब वेलोसिटी हम देखते हैं इमेज की, तो प्लेन मिरर में इमेज की along the principal axis exactly opposite direction में वेलोसिटी जाती है। ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो इमेज ऐसे आ रही होती है, तो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो इमेज ऐसे जा रही होती है, तो वो एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर से जा रहा है, 5 सेंटीमीटर आ गया। और ये वाली जो पैरेलल टू दी लाइन होती है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस बोल दो या पैरेलल टू मिरर बोल दो इन दिस केस, उसमें इमेज में कोई वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। बट ये जो वेलोसिटी आई है विद रिस्पेक्ट टू मिरर आई है ना, ये सब काम एग्जैक्टली सेम रहता अगर मिरर हिल नहीं रहा होता। तो अगर मिरर यहाँ पे नहीं मूव कर रहा होता तो इमेज के बोलते 3 सेंटीमीटर तक 4 सेंटीमीटर पर सेकंड आंसर डन। बट मिरर हिल रहा होता है तब हमारे को परेशानी आती है, इसलिए मैंने वाला केस लिया है कि इसमें हमें फिर फाइनली हमने कहा कि यार अच्छा इसकी अब ये आ गई हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू में मिरर किधर जा रहा था, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर किधर जा रहा था। अब इसमें नेट वेलोसिटी निकालनी है तो रेफरेंस की वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि वीए माइनस वीबी वीएबी जो होता है, तो वीए निकालना है तो वीबी को ऐड करना पड़ता है उसमें ना, वीबी दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, तो वीबी ऐड करना है तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड इधर है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड इधर है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 सेंटीमीटर पर सेकंड इधर की तरफ आ जाएगा। 4 में तो कुछ चेंज नहीं, उधर की तरफ कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए ऐसी कुछ सिचुएशन है। क्या पॉइंट था जो नहीं समझ आया था? फिर भी फास्ट पढ़ा दिया तो भी कोई बात नहीं। कौन सा पॉइंट अब समझ आया जो पिछली बार नहीं समझ आया था? मतलब डोंट फील मैं तुम्हें ऐसे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं तो बस समझना चाह रहा हूँ कि अगली बार मैं अगले वन शॉट में ध्यान से करूंगा, उस पार्ट को स्लो कर लूंगा। इस बारे में तुम्हें लग रहा था फाइनल जवाब ये है? अच्छा ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, जबनूर कोई डाउट? तेरी शक्ल पे पूरा गुस्सा सा आ रहा है तेरे को आज।
एंग्री यंग मैन, एंग्री ओल्ड मैन। हाँ हाँ सर, कोई से सर बोला अभी। हाँ नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें। आई विल नॉट टेल यू द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। 360 बाई एन, 360 बाई थीटा। तो बहुत केसेस बनते हैं इसलिए थोड़े पंगे वाली की। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एक्चुअली उसको बताने में ना, उसमें क्या हुआ, कितने पेज का बना ये? काफी सारे पेज हो गए क्या? 6.5? जो तेरी छोटी होती है रख ले अपने पास। छोटी डायरी लिया था जो पॉकेट वाली होती है ना, उसमें तो कहता पूरी डायरी भर गई भैया। तो अरे नहीं करना चाहिए, नहीं यूज भाई। एक 10 कॉपी लेके घूमना पड़ता है, एक रजिस्टर लेके घूमने की बात समझो। बट तुम कहाँ समझोगे? नहीं तुम नहीं समझोगे, अरे तुम नहीं समझ पाओगे। हाँ कितने पेज है तुम्हारे? 4, 3.5, 4। ये तुमने बहुत खाली खाली लिखा है। ये जो ग्राफ व्राफ बनाने होते हैं ना, छोटे से ही बनाना होता है, इतनी लंबी चौड़ी कोऑर्डिनेट एक्सिस थोड़ा बनाते हैं क्या? ठीक है चलो कोई नहीं। ठीक है, ठीक ठीक लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ डाउट? आज तुम लकी हो, आज तुम्हें आने दिया है। अगली क्लास में सिर्फ आलोक और ऋषभ मेहरा को अलाउड है ऑनलाइन आना, अर्नव को भी। अरे कहा था बट मेरे पास आज टाइम नहीं मिला ना मुझे ये सब सेटअप करने का। मैं मैसेज भी डलवाता कि द क्लास विल ओनली बी हेल्ड इन फिजिकल मोड। ठीक है, फिर मैं करता उससे तो पंगे लेता, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिला था, इस चक्कर में मैंने किया नहीं ये पंगा। ठीक है, इतने सारे बच्चे आ तो गए, मतलब काफी सारे बच्चे आ ही गए हैं, तो बेटर ही ऑफलाइन आना, ऑनलाइन में तो सो जाते हैं यार, कहाँ ऑनलाइन की क्लास की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे तने लिख नहीं रहा तो मेरे से गालियां खाने की सिचुएशन में है ना ऑलमोस्ट। अभी अभी 2 मिनट में गाली पड़ने वाली है बस, अगले 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 सेशन में गालियां पड़ने वाली है। भाई यही तो सारी कहानी, जल्दी जल्दी करने वाली कहानी। एग्जाम में तो ऐसे स्लो थोड़ा ना एग्जाम क्वेश्चन देख रहा है। आएगा आएगा, अपना टाइम आएगा है ना, आता नहीं है वैसे, टाइम निकल जाता है सारा टाइम। ठीक है फिर चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को जब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा होता है स्नेल्स लॉ। कोई भी रे, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन बहुत बार एक फीलिंग ऐसी लगती है कि यहाँ पे कोई बीच में लाइन दिखेगी आपको, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता, बस वो एक इंटरफेस है दो मीडियम्स के बीच का। एंड इन दिस केस द रिजल्ट द वे आई रिमेंबर दिस इज μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। कुछ लोग ऐसे याद रख लेते हैं दैट μ2 बाई सॉरी sin i बाई sin r इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। फालतू में टाइम वेस्ट है, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि कौन पहले है कौन नीचे है। तो सिंपल से μ1 मीडियम में एंगल आई है तो μ1 sin है, μ2 मीडियम में एंगल आ रहा है तो μ2 sin r। इसको इक्वेट कर देना है एंड वी गेट द आंसर ऑफ द इक्वेशन क्या है। इस केस में एंगल ऑफ डिविएशन कैसा होता है? इसमें 180 माइनस 2i रटा पड़ा है, इस केस में एंगल ऑफ डिविएशन क्या रटा होना चाहिए? मॉड ऑफ i माइनस r। ठीक है, बेसिकली अगर ये रे सीधी जाती तो ये एंगल ऑफ डिविएशन है आपका, एंड इन दिस केस r बड़ा है तो r माइनस r, r माइनस आई अगर मैंने लिखा हुआ है, और i बड़ा होता है तो i माइनस r। तो आपको पता ही होगा कि डेंसर टू रेयर में r बड़ा होता है और रेयर टू डेंसर में i बड़ा होता है, तो छोटी बात है, कोई बात नहीं। क्रिटिकल एंगल के बारे में पता होना चाहिए अब हम लोगों को। क्रिटिकल एंगल क्या होता है भाइयों? क्रिटिकल एंगल को दो तरीके से इमेजिन किया जा सकता है। अगर रे डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो जाए कि रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द इंटरफेस जाए तो वो क्रिटिकल एंगल होता है। या फिर रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो ग्रेजिंग इंसिडेंस हो, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद रे क्रिटिकल एंगल पे जाती है। ये दो पॉसिबिलिटीज होती है क्रिटिकल एंगल की। एंड इन क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन इनवर्स ऑफ म्यू आर बाई म्यू डी। जनरली रेयर मीडियम इज एयर, तो साइन इनवर्स 1 बाई म्यू ये रिजल्ट बन जाता है बहुत बार अगर रेयर मीडियम एयर है तो। बट इफ म्यू आर इज इक्वल टू 1, बट हाँ ठीक है, व्हाटएवर, दोनों चीजें याद रहनी चाहिए, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक ये भी याद रहता है तो 1 बाई म्यू भी आप सोच लोगे, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होगी। तो ये क्रिटिकल एंगल की बेसिक कहानी हो गई। एंड ऑब्वियसली ये बात तो आपको पता ही है कि इफ आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो वी हैव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बहुत बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं कि कितना मिनिमम एंगल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो उसमें आखिरी बस आखिरी सरफेस पे क्रिटिकल एंगल पे हिट कराना होता है, देखो दैट्स द आइडिया।
वो जो एंगल आता है वही एंगल हमारा आंसर होता है। जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो एक तो थिन स्लैब भी होता है, बट उसके रिजल्ट्स में याद नहीं रखता, प्रूव करने की जरूरत पड़ी तो हम निकाल लेते हैं। प्रिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए हमें रिजल्ट्स याद रखने की कोशिश करते हैं हम लोग। अगर कोई आई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आ रही है, R1 उसका पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, R2 उसका दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, और ई से वो अगर एमिट कर रही होती, बाहर बाहर चले जाते थे, एंगल ऑफ इमरजेंस बोल देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक रिजल्ट तो हमारे पास होता है कि R1 प्लस R2 की वैल्यू जो है वो ए है, और इसी रिजल्ट को यूज करते हुए हमारा जो डिविएशन हो जाता है, जो पहली रे जिस लाइन के लॉन्ग आ रही थी और जो फाइनल रे जिस लाइन के लॉन्ग जा रही है, उन दोनों के बीच के एंगल की अगर हम बात करें, जो नेट डिविएशन है लाइट के पाथ में, वो हो जाता है आई प्लस ई माइनस ए। आई प्लस ई माइनस ए, ये रिजल्ट हो जाता है। ऑल्सो अगर हमसे कोई पूछे कि डिविएशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहते हैं डिविएशन की मिनिमम वैल्यू तब होगी, वो होगी पहली बात जब ये सिमेट्रिकली जाती है। सिमेट्रिकल जाने का मतलब क्या होता है, R1 की वैल्यू R2 के बराबर जाती है, विच इवेंचुअली बिकम्स A/2, ठीक है, एंड I और E जो है दोनों बराबर हो जाते हैं। R1 की वैल्यू R2 के बराबर हो जाती है और I और E जो है वो बराबर हो जाते हैं। एंड देन बेसिकली आपको समझ आना चाहिए कि बिकॉज अगर यहां से हम तो नोटिस करते हैं तो म्यू साइन I जो सॉरी 1 साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R1 होगा। तो वहां से जब हम नोटिस करते हैं तो हमें ये भी पता चल जाता है इन केस ऑफ मिनिमम डिविएशन म्यू की जो वैल्यू होती है साइन ऑफ A प्लस मिनिमम डिविएशन बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A/2। कुछ इस तरीके से एक्चुअली में क्या होता है, I प्रूव हो जाता है ये, R प्रूव हो जाता है ये, A/2 है। तो वहां से उस केस में ये बात निकल के आ जाती है कि मिनिमम डिविएशन वाले केस में ऐसा कुछ होता है। प्रिज्म वाले केस में मैक्सिमम डिविएशन कब होता है, ये वाला रिजल्ट जनरली हमें नहीं याद आता, क्योंकि मिनिमम डिविएशन तो 10वीं में भी होता है तो हमने तब समझ लिया होता है, बट मैक्सिमम डिविएशन वाला केस 10वीं का नहीं होता। तो मैक्सिमम डिविएशन कब होता है, या तो ग्रेजिंग इंसिडेंस हो, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो, या फिर ग्रेजिंग इमरजेंस हो विच इज एंगल ऑफ डिविएशन सॉरी एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री हो। ये दो केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपका डिविएशन जो है मैक्सिमम होता है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि ई जब 90 डिग्री है तो आई कितना होगा, तो उसके लिए आप ई पता चल जाएगा, R2 पता चल जाएगा, R2 पता चल गया तो R1 प्लस R2 इक्वल टू ए से R1 पता चल जाएगा और वहां से आप आई निकाल सकते हो। इस तरीके की प्रश्न की पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट यस, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये प्रिज्म के बारे में लार्जली ये कहानी है, जो बेसिक कहानी जो है कि क्या R1 R2 का क्या रिलेशन है, ये क्या सिचुएशन है, ये मतलब ये समझ आनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। डिविएशन जब स्मॉल एंगल प्रिज्म में निकालते हैं तो उसमें कितना डिविएशन होता है, इसी वाले एक्सप्रेशन को I प्लस ई माइनस ए वाले एक्सप्रेशन को मतलब हम लोग थोड़ा सा साइन थीटा को थीटा मान के कुछ इस तरीके से आ जाता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए हमारे पास कुछ डिविएशन आ जाता है स्मॉल एंगल प्रिज्म में, विच इज अ वेरी सिंपल सा रिजल्ट। एंड अगर हम एंगल ऑफ डिस्पर्जन की बात करें, अगेन स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, ये वाली एक कहानी होती है हमारे सामने। और अगर हम इसमें इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्पर्जन। जब लाइट डिस्पर्स हो जाती है, मल्टीपल कलर्स में डिवाइड हो जाती है, और प्रिज्म में बहुत अच्छे से नजर आता है हम लोगों को। तो यहां पे हमारे सामने ऑब्वियसली ये दिखता है कि वायलेट लाइट सबसे ज्यादा डिविएट होती है, रेड लाइट सबसे कम डिविएट होती है, ठीक है, क्योंकि वायलेट का म्यू सबसे ज्यादा होता है और रेड का म्यू सबसे कम होता है, उसकी वजह से जिसका म्यू ज्यादा उस पर ज्यादा इफेक्ट, विच मींस वो ज्यादा डिविएट हो रही है। अब एंगल ऑफ डिस्पर्जन की अगर हम लोग बात करते हैं कि कितना डिविएशन है, तो जनरली एंगल ऑफ डिस्पर्जन को दो तरीके से लिखा जाता है, डीवी माइनस डी आर लिखा जा सकता है, कि वॉयलेट लाइट में कितना डिविएशन हुआ माइनस रेड लाइट में कितना डिविएशन हुआ। तो बहुत बार इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। और अगर स्मॉल एंगल प्रिज्म है तो डीवी माइनस डी आर क्या हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। अगर स्मॉल एंगल प्रिज्म है तो जो डीवी की वैल्यू, जो डीवी और म्यू वी की वैल्यू हो जाएगी, डी आर की वैल्यू आप डालोगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। ये रिजल्ट तब भी ट्रू है जब स्मॉल एंगल प्रिज्म नहीं है, ये वाला रिजल्ट सिर्फ तभी ट्रू है जब स्मॉल एंगल प्रिज्म है। तो दैट इज आई थिंक फॉर श्योर, ठीक है, लॉजिकल सी बात है, आप जो देखा होगा क्वेश्चन में उस हिसाब से लाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंगल ऑफ मीन डिविएशन की जब हम बात करते हैं तो बहुत बार उसे येलो लाइट का डिविएशन भी बोल देते हैं, और उसको बहुत बार ऐसे बोल देते हैं मीन डिविएशन मतलब डीवी प्लस डी आर बाई टू, विच इज ऑल्सो रिटन एज म्यू वी प्लस म्यू आर बाई टू माइनस 1 इंटू ए। अब ये वाला रिजल्ट याद नहीं रहता ना हम लोगों को, क्यों, यूज ही नहीं होता, क्वेश्चन ही नहीं आते इस रिजल्ट के, तो हमें याद नहीं रहता। बट एक बार अगर किसी को क्वेश्चन आ जाए तो जिसको रिजल्ट पता है उसके चांदी हो जाएगी, जिसको नहीं पता वो पिल जाएगा बेचारा फ्री में।
तो इसलिए ये रिजल्ट कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बड़ा कॉमन सेंस वाले रिजल्ट्स हैं, तो ये याद रह सकते हैं या फिर इनका लॉजिक बनाया जा सकता है कि एकदम से निकल जाए। हाँ, ये वाली बात याद ही करनी पड़ेगी, ऐसे रट नहीं सकते। डिस्पर्सिव पावर ऑफ द ग्लास जो हो जाएगी वो क्या हो जाती है, वो आ जाती है एंगल ऑफ डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ मीन डिविएशन। एंगल ऑफ डिस्पर्जन डिवाइड बाय एंगल ऑफ मीन डिविएशन। एंड इंटरेस्टिंग बात है, एंगल ऑफ प्रिज्म से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 माइनस 1। जो हमने यहाँ पे बात लिखी हुई है इसको दिमाग में इमेजिन करके हम लिख सकते हैं, ए कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। ये डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म नहीं लिखा इसमें हम लोगों ने, इसमें क्या लिखा हमने, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्लास, है ना। ठीक है, क्यों लिखा वो आपको समझ आना चाहिए। अब इसी में आता है हमारा प्रिज्म का एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हो गया, हम पिल जाते हैं ये क्या बकवास है ना। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब क्या समझ आना चाहिए, नो डिस्पर्जन, एक्रोमेटिक नो कलर्स, कलर्स नहीं चाहिए आपको, तो व्हाइट से आया था व्हाइट ही निकलना चाहिए, तो नो डिस्पर्जन, विच बेसिकली वुड मीन कि φ1 की वैल्यू φ2 के बराबर होनी चाहिए। ये प्रिज्म्स उल्टे लगाए हुए हैं, तो एक की वजह से जितना डिस्पर्जन होगा दूसरे की वजह से एग्जैक्टली उतना डिस्पर्जन का मत खत्म हो जाएगा, तो φ1 इज इक्वल टू φ2 जब होगा तब नो डिस्पर्जन होगा, विच मींस तब एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, ये बात हम लोगों को बेसिक बात समझ आनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी कहानी है। अब दूसरा एक और कॉम्बिनेशन होता है डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इस केस में हम डिविएशन नहीं चाहते, बस ये आपको समझ आना चाहिए। इस बार भी एग्जैक्टली उल्टे ही प्रिज्म लगा रखे हैं, इस बार आप चाहते हो डिविएशन ना हो, नो डिविएशन। एंड अगर आप चाहते हो नो डिविएशन वाली की, और नो डिविएशन में भी ये चाहते हो नो मीन डिविएशन, नो डिविएशन में भी क्या चाहते हो, नो मीन डिविएशन। और नो मीन डिविएशन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो एक का मीन डिविएशन वाला एंगल है डी मीन 1 मस्ट बी इक्वल टू डी मीन 2। एक प्रिज्म का जो मीन एंगल वाला डिविएशन है, मीन डिविएशन है, दूसरे का मीन डिविएशन एग्जैक्टली उसे कैंसिल आउट कर दे, ऐसी कुछ कहानी है। हाँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन उस तरीके का है, लेट्स से आपको म्यू वी म्यू आर की वैल्यू दे रखी है, तो आप वहां पे डी मीन 1 की वैल्यू म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 माइनस 1 इंटू ए लिख सकते हो, वहां से आप फिगर आउट कर लोगे। हाँ या ना, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रिज्म हमारा खत्म हो गया बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, ये प्रिज्म में ये वाली जो चीजें है ना, ये एक्चुअली 10वीं में नहीं थी, तो ये चीजों में तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि 10वीं में नहीं थी और 11वीं 12वीं में तो पढ़ना छोड़ दिया था, 10वीं तक ही पढ़ते थे, वहीं पे नंबर आए थे बोर्ड में, उसके बाद तो नंबर जिंदगी में दोबारा कभी आए नहीं, है ना। तो वो वाली कहानी हो जाती है, तो इस वजह से पंगा रहा होगा, बट स्टिल आई थिंक ठीक है। अब एक और नई बात आती है रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन है स्फेरिकल सरफेसेस। अगेन ये नई बात थी, किसी को समझ नहीं आई थी, सब पिले पड़े थे, सब लोग देख रहे थे क्या चल रहा है, सब लोग हमारी शक्लें देखने में अच्छा लग रहा था आप लोगों को, बट यस इसके रिजल्ट्स को हम देखेंगे तो अगेन रिजल्ट ही याद करने वाली कहानी है इफेक्टिवली। अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस है जो दो मीडियम को डिवाइड करती है, मान लीजिए पानी के अंदर आपने ग्लास फेयर रखा हुआ है, एयर के अंदर आपने ग्लास फेयर रखा हुआ है, या पानी और ग्लास का इंटरफेस है, जो कुछ स्फेरिकल सरफेस है उसके बीच में, तो इन दिस केस जो हमारा रिजल्ट होता था जिसको हमें यूज करना है वो है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। अगेन इस रिजल्ट में दो बातें सोचने वाली और समझने वाली और याद रखने वाली होती हैं। वी और यू आपको पता है, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो आप सब फिगर आउट कर लोगे। जो सोचने समझने वाली बात है वो ये है कि μ2 और μ1 क्या है। μ2 बहुत बार ये बच्चों को लगता है कि मीडियम दूसरा वाला जिसमें इमेज बन रही है वो वाला मीडियम है, ये बात गलत होती है। μ2 एक्चुअली वो मीडियम होता है जिसमें रिफ्रैक्टेड रेज लाई करती हैं, और μ1 वो मीडियम होता है, जरूरी नहीं रेज कन्वर्जिंग हो तो ऑब्जेक्ट तो दूसरे मीडियम में लाई कर जाएगा, बट μ1 वो वाला मीडियम होता है जिसमें इंसिडेंट रेज लाई करती है। हाउएवर 90% टाइम्स जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होता है वही मीडियम μ1 होता है, इंसिडेंट रे वाला होता है तो μ1 वही हो जाता है, जिसमें इमेज होती है और वही मीडियम आपका रिफ्रैक्टेड रे वाला हो जाता है तो वही μ2 हो जाता है। तो चीजें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में मैच कर जाती हैं, बट एक्चुअल डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो μ1 और μ2 की डेफिनेशन इमेज ऑब्जेक्ट से नहीं होती है। μ1 μ2 की डेफिनेशन इस बात से होती है कि इंसिडेंट रेज और रिफ्रैक्टेड रेज कौन सी मीडियम में लाई करती हैं, व्हिच मेक्स इट वेरी ऑब्वियस आल्सो कि आपको पता है कि रेज कहां जाके हिट कर रही हैं, तो आपको पता है कि इंसिडेंट रेज कहां लाई कर रही हैं, और ऑब्वियसली दूसरे मीडियम में जाएंगी तो रिफ्रैक्टेड रेज कहां लाई करेंगे, तो ये आपको क्लियरली पता है बात।
दूसरी चीज, ये जो आर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इसका साइन कन्वेंशन भी एक हमारे लिए रेलेवेंट बात हो जाती है। वो क्या बात हो जाती है कि अगर इंसिडेंट रेस कॉन्वेक्स साइड को हिट करती है, मतलब कुछ ऐसी कुछ सिचुएशन होती है, तो इन दैट केस आर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब इसको फील कर रहा है, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस कि आप इसे याद रखोगे और फिर आप अप्लाई करोगे। इसे फील करना है कि ऐसी कुछ सिचुएशन है जब इस वाली साइड को रेस हिट कर रही है तो आर पॉजिटिव लेना है, और जब रेस इस वाली साइड को हिट कर रही है, अंदर वाली साइड पे जब हिट कर रही है, तो आर को नेगेटिव लेना है। तो ये बात याद रखनी पड़ेगी। अगर आप इस बात को याद नहीं रखोगे तो फिर बड़ी परेशानी है। मतलब दैट इज दी सिचुएशन, तो याद रखना प्लीज, इंपॉर्टेंट बात है। आगे बात करते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं, फिर हम एक प्रॉब्लम है हमारे सामने जिसके बारे में जिसको हम समझ सकते हैं टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस, क्योंकि ये समझ ही नहीं आया होता तो आज एक बार और ट्राई करते हैं इसे समझने की फॉर वंस, मतलब फॉर द लास्ट टाइम बिफोर योर एग्जाम। अगर आज भी नहीं समझ आए तो यू कैन लीव इट ऑल टुगेदर, मतलब देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग दिस। ठीक है बेटा, ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो 8 सेंटीमीटर दूरी पे है इस सरफेस से, अगर हम आपसे पूछना चाहे कि उसकी इमेज कहां बनेगी, तो आप कैसे निकालेंगे? आप सिंपल सा रिजल्ट यूज करेंगे, μ2/v। μ2 जिस मीडियम में रेस जा रही है, तो वो कौन सा मीडियम है? 3/2v माइनस μ1 एयर बाई u कितना है? अगेन ऑब्वियसली -8 है क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। अगेन बस ये 3/2 -1 ही करना है, विच इज 1/2 हो जाएगा अपॉन r। कॉन्वेक्स साइड पे हिट कर रही है, कॉन्केव साइड पे हिट कर रही है, इस वाली साइड पे हिट कर रही है, बल्ज में अंदर को नहीं जा रही है ना, कॉन्वेक्स साइड पे हिट कर रही है, तो रेडियस कर्वेचर 8 दे रखा है, +8 डाल दोगे आप ऐसे। दैट इज अ वेरी सिंपल आर्ग्यूमेंट। और यहां से जब मैं v की वैल्यू निकालता हूं तो मुझे पता चलता है -24 सेंटीमीटर। अब -24 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? -24 सेंटीमीटर का मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में 24 सेंटीमीटर, पॉजिटिव डायरेक्शन ये है हमारी। तो नेगेटिव डायरेक्शन में 24 सेंटीमीटर का मतलब है इधर की तरफ 24 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये जो रेज है, तो ये हमारी इमेज की पहली इमेज की पोजीशन है। मतलब यहाँ पे जो रेज है वो इस तरीके से जा रही है कि वो ग्लास मतलब डाइवर्ज होते हुए जा रही है, आगे जाके नहीं मीट कर रही है, पीछे मीट कर रही है। ऐसा तो नहीं टकरा के वापस रिफ्लेक्ट ही हो गई कि भाई रिफ्रैक्शन नहीं कर रही मैं, रिफ्लेक्ट होंगी, ऐसे तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो रे डायग्राम समझ आता है कि वो रे 6 रे ऐसे जा रही है, और उनको वापस बैक ट्रैक करोगे तो इस पॉइंट से आती हुई नजर आएंगी। इज दैट ओके? मतलब अगर यहाँ पे किसी इंसान की आंख को गड़ा दो, कैमरा लगा दो, तो उसे वहां दिखाई देगा कि ऑब्जेक्ट वहां रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये बात सही समझ आई? ठीक है। अब इसके बाद जब रेज टकराती है इस वाली सरफेस से, तो इस वाली सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इस वाली सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन होता है तो फिर हम लोग देखते हैं μ2/v। μ2 कितना हो जाएगा? ये रिफ्रैक्ट होने के बाद एयर में आएंगी, अपॉन v माइनस μ1। μ1 कितना है? अब आप कहोगे ऑब्जेक्ट तो एयर में ही है, तो मान ले, अरे नहीं मेरे बच्चों, इंसिडेंट रेज देखो कहां पे है, कहां है इंसिडेंट रेज? ग्लास के अंदर 3/2, और u कितना हो जाएगा? यहां से डिस्टेंस देखना, देखो ये 24 था, ये r रेडियस 16 है, सॉरी रेडियस 18 है, तो ये 16 है, तो टोटली वर्ल्ड डिस्टेंस कितना? 40। और अगेन पॉजिटिव डायरेक्शन अभी भी राइट की तरफ है, तो -40 हो जाएगा u। सॉरी थोड़ा जल्दी लग सकता है, बट यू हैव टू फिगर इट आउट कि भाई 24 और 16 40 होता है, और नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -40 हो गया। ठीक है, इस वाली सरफेस पे जब हम रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, 1 माइनस 1.5 ऐसे कुछ सोचूंगा मैं, डिवाइडेड बाय r। अब देखो कॉनकेव साइड पे हिट करे, कॉन्वेक्स साइड पे, कॉनकेव साइड पे हिट करिए तो -8 इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो v की वैल्यू आ जाती है +40। +40 का मतलब क्या है कि रेस कुछ यहां पे जाके कहीं कन्वर्ज कर जाती है, यहां से 40 सेंटीमीटर दूरी पे। दैट इज दी सिचुएशन। एंड देन जिस भी इंसान की आंखों में रेस घुसेंगी उसे लगेगा कि इमेज या ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां पे है। तो ये रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का एप्लीकेशन है। ठीक है, इसमें आपको ये सोचना है कि कौन सा पर्टिकुलर स्टेप है जहां पे हमें प्रॉब्लम आ रही है। आपको ये चीज देखनी है कि आपको कौन से पर्टिकुलर स्टेप पे प्रॉब्लम आ रही है। इसे दोबारा रिपीट करके देखने की जरूरत पड़ेगी, तो रिपीट करके भी देख लेना, बट यू हैव टू थिंक अबाउट कि इसमें आपको इंडिविजुअली कहां पे चैलेंज आ रहा है। ये बिल्कुल ठीक जवाब है जो यहां पे निकाला है। अगर आपको कुछ और जवाब आ रहा है इसमें, तो आपने कुछ गलती करी है। तो यू हैव टू फिगर आउट वेयर दैट मिस्टेक इज एंड देन फाइंड इट सोल्यूशन, तभी तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। बट ये अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस के ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आप कुछ उसमें स्टूपिड मिस्टेक ना कर दो कि म्यू की वैल्यू गलत डाल दो या वी या यू की वैल्यू गलत डाल दो। वो यहां से करेगा नहीं डालोगे। एक और इसमें क्वेश्चन होता है कि अगर ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, देन फाइंड हाइट ऑफ द इमेज इन द अबव प्रॉब्लम। अब हाइट ऑफ द इमेज निकालने का तो तरीका सिंपल सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे? मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। मैग्निफिकेशन का जब इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट
मैं जब एज अ स्टूडेंट इस बात को देखता हूं तो मुझे खुद मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल सरफेस का रिजल्ट याद नहीं था। आई वाज लकी, मेरे एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं। बट मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल सरफेस का रिजल्ट डिफरेंट होता है मैग्निफिकेशन इन मिरर और मैग्निफिकेशन इन लेंसेज वाले केस से। क्या डिफरेंस होता है इसमें? फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का स्फेरिकल सरफेस में? फॉर्मूला सिंपल सा होता है, v बाई यू तो रहता है, ये जो पहले हमेशा रहता है, और बस v बाई यू में v पे म्यू1 मल्टीप्लाई हो जाता है और u पे म्यू2 मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे कुछ हम लोग फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो मेरे को मैं ऐसे याद रखता हूं म्यू1 v बाई म्यू2, मतलब ये v बाई यू और ऐसे कुछ याद रख लेता हूं। जैसे इन दिस पर्टिकुलर केस अगर मैं पहले वाला जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका मैग्निफिकेशन निकालूं तो वो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? v कितना है? -24, u कितना है? -8, तो ये तो है ही। फिर म्यू1 v में, सॉरी जो इंसिडेंट रेज वाला जो मीडियम था वो उसमें, सॉरी म्यू1 v है ना, म्यू1 है ना, म्यू1 ये क्या है 1 है, और म्यू2 कितना है 1.5 है। तो अगर मैं देखूं 3/1.5 2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा मैग्निफिकेशन। सिमिलरली सेकंड वाली सरफेस पे मैग्निफिकेशन देखूंगा तो कितना हो जाएगा? v बाई यू, v कितना है +40, u कितना है -40, और m1 कितना है यहाँ पे? m1 जो सॉरी म्यू1 है वो 3/2 है, और म्यू2 कितना है 1, क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो दूसरे वाले मीडियम में लाई कर रही है, तो यहां पे आ जाएगा आपका -1.5। तो यहां से जब हमें समझ आया, और अगर हम यहाँ पे ओवरऑल मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हैं तो जब सब्सिक्वेंट रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होते हैं तो जो आपका ओवरऑल मैग्निफिकेशन होता है वो कितना होता है? ओवरऑल मैग्निफिकेशन उन दोनों इंडिविजुअल सब प्रोसेसेस का प्रोडक्ट हो जाता है। तो m1 इंटू m2 हमारे पास कुछ यहां पे आ जाएगा, और m1 इंटू m2 की जब हम बात करेंगे तो वो 2 इंटू -1.5 विच इज -3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, देखो आपको लग रहा होगा कि यार क्या कहते हैं ये सब तो हमें पता है, या फिर हमें ये सब कुछ भी नहीं पता है, हमें पता चलने की उम्मीद भी नहीं है। अगर पता है तो उसको सॉलिडिफाई करना है अपने दिमाग में, और अगर नहीं पता है तो कोशिश करनी है जितना मैक्सिमम समझ आ जाए। क्या आपको 100% याद रहेगा या 100% समझ आ जाएगा, इसकी एक्सपेक्टेशन मैं चाहता हूं आपको ऐसा, मैं पढ़ाने की कोशिश ऐसी कर रहा हूं कि लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में कितना सारा कंटेंट आपको बता सकता हूं, बट ये बात जरूरी नहीं है। तो कोई नहीं, आपको 100% नंबर भी लाने इन दैट केस। ठीक है, 100 में से फिजिक्स में 80 नंबर आ जाएंगे तो खुश हो जाओगे ना? कोई नहीं, 100 में 100 ही लाएंगे, चिंता मत, खुश हो, कोई बात नहीं, 100 में 100 ही लेके आ जाना। ठीक है, आ जाएंगे 100 में 100 में, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता है तो -3 आ गया। और अगर मैग्निफिकेशन -3 आ गया तो हाइट ऑफ द इमेज पता चल गई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू दिस -3 इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। माइनस का रेलेवेंस क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट इरेक्ट था तो इमेज इन्वर्टेड होगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। इज दैट ओके? ठीक है, दैट इज ग्रेट। आगे चलते हैं। अब जब हम रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस पढ़ लेते हैं तो उसका एक बच्चे वाला टॉपिक भी होता है, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस वाला टॉपिक होता है। अब रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस में क्या होता है? प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन हो जाता है। अब इस रिजल्ट को रादर देन जैसे हमने पहले, अब हम ऐसे ऊपर वाले रिजल्ट को भी यूज कर सकते हैं, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर की वैल्यू इनफाइनाइट डाल के, बट हम ये नहीं करते, फालतू में इतना टाइम काहे लगाएंगे हम उसमें। हम सीधे रिजल्ट याद करते हैं कि एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट इनटू रियल डेप्थ। एक्चुअली ये रियल डेप्थ जो है वो यू को रिप्रेजेंट कर रही है और जो एपरेंट डेप्थ है वो वी को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज द फीलिंग। जैसे कि अगर इसका बड़ा ही क्लासिकल सा क्वेश्चन है, एवरी स्टूडेंट नोज दिस क्वेश्चन जिसने भी पढ़ाई करी होती है, अगर यहाँ पे एक बर्ड है वो इस फिश को देख रही है तो हमें समझ आता है कि उसको फिश थोड़ी सी ऊपर नजर आएगी। क्यों ऊपर नजर आएगी? क्योंकि जब हम इस फिश की रियल एपरेंट डेप्थ निकालेंगे, जब हम इस फिश की एपरेंट डेप्थ निकालेंगे तो हम बोलेंगे जो डी डैश होगा वो कितना होगा? जो डी डैश होगा म्यू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का है, रेस किस में जा रही होंगी? यहां से जा रही होंगी तो ऊपर जा रही होंगी, तो म्यू ऑब्जर्वर 1 है अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट कितना है? म्यू इंटू डी। सिंपल सी कहानी है। तो यहां पे जब हम लोग देखेंगे तो ये डी बाई म्यू आ जाएगा। दिस इज द रीजन वाई स्विमिंग पूल का फ्लोर भी थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, तो ये यहाँ पे कुछ ऊपर नजर आ रहा है। सिमिलरली अब ये जरा नॉर्मली यही देखते हैं लोग, कुछ बच्चों ये नहीं देख पाते कि हाँ अगर फिश को बर्ड देखे, सॉरी मतलब बर्ड को देख रहे हैं फिश के थ्रू, मतलब फिश देख रही है बर्ड को, तो फिर इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस अगर हम लोग देखेंगे तो जो उसकी एपरेंट डेप्थ होती है वो कुछ ज्यादा आ जाती है, वो ऊपर नजर आती है। क्यों नजर आती है ऊपर की तरफ? अगर यहां से कुछ रेज ऐसे आ रही हैं इसकी आईज में, सॉरी इस बर्ड से अगर कुछ रेज ऐसे आएंगी इसकी आईज में नीचे, तो म्यू ऑब्जर्वर जो है वो म्यू है
म्यू ऑब्जेक्ट 1 है इस बार इंटू एच हाइट है, एच डैश अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो एच डैश की वैल्यू म्यू एच हो जाती है यहाँ पर, ये आप समझ सकते हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है, ठीक है। इसमें वेलोसिटी वाली बात मैं अभी आगे करूंगा, बट हाँ एक बेसिक कहानी इसमें वेलोसिटी में ऐसी हो सकती है कि वेलोसिटी का रिजल्ट निकालोगे तो उसको डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट करने में 1 बाई म्यू टाइम्स ही सीधे सीधे वेलोसिटी भी हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी म्यू टाइम्स भी हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ डिस्टेंस की बात नहीं करते, बहुत बार वेलोसिटी की बात भी कर लेते हैं। इज इट ओके? तो ये रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस की कहानी है। अब बात करते हैं एपरेंट शिफ्ट की कहानी। कुछ लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ आती है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर एक ग्लास स्लैब आप प्लेस कर देते हो किसी ऑब्जेक्ट या कोई भी रेस के लिए, तो उसकी वजह से एपरेंट शिफ्ट कितना होता है उस ग्लास स्लैब की वजह से। इसका रिजल्ट होता है T इंटू 1 माइनस म्यू नॉट बाई म्यू, वेयर म्यू नॉट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विच इज T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। 99% केसेस में जो म्यू नॉट होता है वो एयर होता है, अगर म्यू नॉट 1 होता है तो। इज दैट ओके? तो इसलिए बहुत बार, मतलब मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था, मुझे T इंटू 1 माइनस म्यू नॉट बाई म्यू का रिजल्ट पता ही नहीं था। मुझे पता ही T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू का रिजल्ट था और मेरा काम चल गया। और मैंने नोटिस किया क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ 1 माइनस म्यू नॉट बाई म्यू कर नहीं रहे। हाँ कर लेंगे तो जिसको पता है वो जीत जाएगा, बट कर नहीं रहे। अभी तक तो नहीं देखा मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन जेईई के पेपर के अंदर। आर वी क्लियर अबाउट इट? ठीक है, तो ये एपरेंट शिफ्ट की कहानी हो रही है। अब इस एपरेंट शिफ्ट की कहानी में दो बातें होती हैं। देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, मैंने इसमें एरोज नहीं बनाई थी, इसलिए नहीं बनाई थी एरोज मैंने इस वाले डायग्राम में, क्योंकि इसकी दो चीजें हम समझना चाहते हैं। एक चीज ऐसी हो सकती है कि हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट यहां पे लाई करता हो और उसकी इंसिडेंट रेस कुछ ऐसे जाए, वो टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट होंगी, फिर अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट होंगी, और जब आप इसको वापस ट्रेस करोगे तो ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा। तो इस केस में जो शिफ्ट है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द ग्लास स्लैब। अगेन ये रटने वाली बात नहीं होती, रटने वाली बात ये है ग्लास स्लैब शिफ्ट होगा, ये आपने जब डायग्राम बनाओगे तो ऑब्वियस हो जाएगा। दूसरी पॉसिबल केस भी होता है जिसमें शिफ्ट होता है, विच इज अगर एक कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से आती, समझ रहे हैं बात को? अगेन वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, इवेंचुअली तो पैरेलल मर्ज करनी है जिस लाइन से आ रही थी। तो फिर आप देखते हैं कि अगर ये ओरिजिनली यहां पे मीट करने वाली थी, अब यहां मीट करने की जगह वो यहां मीट करेगी, एग्जैक्टली सेम शिफ्ट होगा। तो आपको समझना है ऑब्जेक्ट की पोजीशन टुवर्ड्स द स्लैब शिफ्ट हो जाती है और पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस अवे फ्रॉम द स्लैब शिफ्ट हो जाता है। इस बात को याद ना भी रखा जाए चल जाता है, और याद हो भी जाता है, बहुत कॉमन सेंस वाली बात हो जाती है, ठीक है। और शिफ्ट होता कितना है? शिफ्ट होता कितना है जो यहां बात लिखी है, T इंटू 1 माइनस म्यू नॉट बाई म्यू। तो ये वैल्यू जो है हमारी, ये शिफ्ट की वैल्यू है। आई थिंक दैट्स सिंपल इनफ, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। तो आगे चलने की जरूरत तो है नहीं ज्यादा हमें, क्योंकि जो हमारा सेकंड पार्ट है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के रिवीजन में वो खत्म होता है। ये वाला पार्ट स्पेसिफिकली रिफ्रैक्शन से डील करता है। तो हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शंस, मिरर के केसेस क्या क्या है, हमने ऑलमोस्ट लार्जली सारी बातें कर ली हैं। अगेन हम लोगों ने दूसरी बात ये कर ली है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में प्रिज्म, रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेसेस, वो बातें कर ली हैं। जो तीसरी बात हमारे सामने वो लेंसेज वाली बात है, और वो मिरर से काफी ज्यादा रिलेट करती है। हम उससे रिलेट भी करके करने की कोशिश करेंगे। यू विल सी ऑलमोस्ट जो मिरर में हमने स्ट्रक्चर फॉलो किया था वही लेंसेज में स्ट्रक्चर फॉलो किया जाए। अब सबसे पहली बात तो यही होती है कि लेंसेज के केस में ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस की जब हम बात करते हैं तो वो कैसे होते हैं। अगेन अगर रेज डाइवर्जिंग है, जब वो लेंस को हिट कर रही है तो ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है क्योंकि एक पॉइंट से आ रहा है, और रेस कन्वर्जिंग है, जब वो मिरर को हिट कर रही, लेंस को हिट कर रही है, तो वो जो ऑब्जेक्ट हमारा है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रेस एक्चुअली जाके मीट नहीं कर रही है, आगे जाके मीट करेंगी। इस केस में यू आपका फिर से इंसिडेंट रेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में, जैसे आपका मिरर में होता था। और इस केस में यू वी आपका इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में ही है, तो वो पॉजिटिव है। फर्क मिरर में क्या होता है कि, सॉरी यू ही है, मतलब सॉरी मैंने इसमें गलती कर दी, ये यू ही होगा, ठीक है। फर्क क्या होता है, वी में होता है फर्क। सिमिलरली जब हम रिफ्रैक्टेड रेस की बात करते हैं इन केस ऑफ लेंसेज, लेंस में लेंस रिफ्लेक्ट नहीं होती, रिफ्रैक्ट होती है, तो वो सेम ही डायरेक्शन में जा रही होती है, तो एक उसकी वजह से जब हमारी रेस कन्वर्जिंग है तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, सॉरी रियल इमेज है। जब हमारी रिफ्रैक्टेड रेस ऐसे कुछ है, देखिए लेंस से दूर जा रही है, तो इन दिस केस आपका जो वी होगा वो पॉजिटिव होगा।
और अगर रेज डाइवर्जिंग है तो इनको पीछे ट्रेस करना पड़ेगा टू सी देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस केस में आपकी इमेज यहां पे होगी और इसको हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे, और इसमें जो इमेज डिस्टेंस होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑब्वियसली दूसरी तरफ है। सिंपल सी कहानी है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो ये तो बेसिक सी सिचुएशन है। हाँ, ये बात समझने वाली है कि ऑल रियल डिस्टेंसेस आर नेगेटिव, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें रियल इमेज के लिए लेंसेज वाले केस में, रिफ्रैक्शन एंड स्फेरिकल सरफेस वाले केस में रियल डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं। आगे बात करते हैं फोकस ऑफ अ लेंस की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें काफी क्वेश्चंस बन के आते हैं। मतलब अगर ये टॉपिक आपको आता है तो ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आपका लार्जली ऑप्टिक्स का हो जाता है फिगर आउट। फोकस ऑफ अ लेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है और एक कन्वर्जिंग लेंस है, रेस को कन्वर्ज करने वाला, बाइकॉन्वेक्स सा बनाया है मैंने, बट जरूरी नहीं है बाइकॉन्वेक्स, तो प्लेनो कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कुछ और भी पॉसिबिलिटीज है। तो यहां पे जब रेस जिस पॉइंट पे आके कन्वर्ज करती है, इस पॉइंट को हम लोग फोकस बोल देते हैं। सिमिलरली अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो वो रेस को डाइवर्ज करता है, और जब वो रेस को डाइवर्ज करता है तो जिस पॉइंट पे आके रेस मिलती हैं उसको हम लोग फोकस बोल देते हैं। इस बार कन्वर्जिंग लेंस के केस में अगर आप फोकल लेंथ की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इस वजह से एक कॉन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस, दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं आप, फोकल लेंथ हम उसकी पॉजिटिव बोल सकते हैं। और जब डाइवर्जिंग लेंस में हम बात करेंगे तो फोकल लेंथ अपोजिट टू द इंसिडेंट रे है, तो इस केस में फोकल लेंथ नेगेटिव है। लेकिन ये बात हमें याद रखनी है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और एक कॉन्केव लेंस के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। दैट इज अ सिंपल इनफ आर्गुमेंट। नाउ वी कम ऑन टू फोकल लेंथ होती कितनी है। जैसे वहां पे हमारे पास मिरर में फोकल लेंथ r/2 होती थी, यहाँ पे उतना सिंपल रिजल्ट नहीं होता। यहाँ पे एक लेंस मेकर फॉर्मूला होता है जो फोकल लेंथ को रिलेट करता है, एंड द रिलेशन इज 1/f इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ऑब्वियसली मैं बहुत डिटेल में से लिख सकता हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं, मोस्टली आपको पता है सब क्या है। म्यू मटेरियल का, जिस मटेरियल से लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू नॉट सराउंडिंग के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि सराउंडिंग मीडियम दोनों साइड पे सेम होना चाहिए टू बी एबल टू अप्लाई दिस रिजल्ट। r1 r2 का सिंबल, सॉरी साइन होता है, एंड r1 r2 का जो साइन होता है वो वही सेम होता है जो हमने अभी रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस में देखा, विच वाज कॉन्वेक्स हिट कर रहे हो तो पॉजिटिव है, और कॉन्केव साइड को हिट कर रहे हो तो नेगेटिव है। दैट इज एज सिंपल एज इट कैन बी। एक रिजल्ट बहुत बार याद रखने की कोशिश करते हैं हम लोग, अगर म्यू नॉट भी 1 है, ठीक है, तो फोकल लेंथ का रिजल्ट, पहली बात तो ये म्यू -1, सॉरी 1/f, ये फोकल लेंथ का रिजल्ट नहीं है, 1/f का रिजल्ट है। बहुत सारे लोग इसे f के रिजल्ट में पेल देते हैं और एग्जाम में गलती कराते हैं, ठीक है। अगर म्यू नॉट 1 है तो इसको ये भी याद रखा जाता है, बहुत सारे लोग कर लेते हैं। मतलब क्योंकि अगर जैसे म्यू -1 है तो 1.5 -1 सीधे 0.5 लिखते हैं, म्यू 1.5 -1 नहीं लिखते जब एग्जाम में यूज कर रहे होते हैं। सिमेट्रिक लेंस अगर हमारे पास है, सिमेट्रिक लेंस का क्या मतलब है? दोनों साइड सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हमारे पास है, तो इन दैट केस ऑफ फोकल लेंथ जब हम लोग देखते हैं तो 1/f की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स, सॉरी ऐसे लिख लेता हूं, म्यू -1 टाइम्स 2/r हो जाती है। 2 यहां पे लिखना चाहते हो तो 2 यहां पे भी लिख सकते हो, जैसे भी आपको याद हो, व्हाटएवर। एक्चुअली 1/r माइनस 1/r हो जाती है, इस तरीके से हम इसे लिख लेते हैं। बाई कॉन्वेक्स है तो ये हो जाता है, बाई कॉन्केव है तो यही रहता है, बस नेगेटिव साइन आ जाता है, बस दैट इज इट। इज दैट ओके? देखो जनरली बाई कॉन्वेक्स ही होता है, मतलब यू विल सी दैट की बाई कॉन्वेक्स लेंस ये आएगा। तो अगर सिमेट्रिक लेंस की फोकल लेंथ की बात करते हैं तो इस तरीके से हम इस रिजल्ट को भी याद रख सकते हैं। मतलब ये रिजल्ट किस तरीके से ये बन रहा है आप उसे दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि इट विल टेक यू 2 सेकंड्स। जितनी देर में आप रिजल्ट लिख रहे होगे उतने में आपको इमेजिन कर लोगे, तो ये आप ऑटोमेटिकली इस पे आ जाओगे। कोई इससे कुछ अलग से याद रखना इसलिए कंपलसरी नहीं, बट हाँ पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ आता है। 2 तरीके के फोकस होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, क्योंकि अगर रेज इधर से आ रही है तो कहीं और मीट करेंगे, इधर से आ रही है तो कहीं और मीट करेंगी। तो जैसे इन दिस केस अगर रेज इधर से आ रही है तो फिर इन दैट केस हम लोग ये बोलते हैं कि ये वाला जो फोकस है प्राइमरी फोकस है, और इधर वाला जो फोकस होगा वो सेकेंडरी फोकस होगा। ऐसा कुछ में कोई ये फर्क नहीं है कि उनके डिस्टेंसेस अलग है या कुछ ऐसी बात नहीं है, बट हाँ दिस इज द सिचुएशन कि इधर से जब रेज आ रही है तो प्राइमरी फोकस है, सॉरी मतलब इधर से रेज अगर आ रही है तो ऐसे कुछ होगा, यहीं से रेज अगर ऐसे जा रही होती तो प्राइमरी होता, सेकेंडरी होता। इन केस ऑफ डाइवर्जिंग लेंस ये वाला फोकस आपका प्राइमरी होगा और ये वाला फोकस आपका सेकेंडरी होगा, अगर रेज इधर से आ रही है तो लेफ्ट साइड से आ रही है।
ठीक है, एंड द रीजन इज ऑब्वियस बिकॉज द रेज यहां से डाइवर्ज करेंगी तो दे विल अपीयर टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट। तो जो फोकस डेफिनेशन फॉलो कर रहा होगा वो ये वाला फोकस होगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, मुझे लगा पता होनी चाहिए बात, दैट इज ओके। अगर एग्जामिनर पूछ सकता है तो बहुत सिंपल सी बात में कंफ्यूज आएंगे बच्चे। अगेन अगर हम लोग बात करते हैं कि कभी कभार एक लेंस को एक लिक्विड में इमर्स कर दिया जाता है, तो जब उसका रेशियो लिया जाता है उस लेंस का एयर में उसकी फोकल लेंथ का और लिक्विड में उसकी फोकल लेंथ का, तो आप इसे दिमाग में इमेजिन कर सकते हो क्या होगा, म्यू अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन म्यू नॉट और म्यू लिक्विड -1, इस तरीके से हो जाएगा। गलत है ये बात, 90% बच्चे इसको इमेजिन ऐसे करते हैं, ये उल्टा हो जाता है। क्यों गलत हो जाती है बात, क्योंकि 1/f होता है ना, जिसमें ये μ-1 ऊपर आता है न्यूमरेटर में। एक गलती कर चुके होगे आप एग्जाम में, अगर आपके सामने प्रश्न आया होगा तो ये एक्चुअली उल्टा होता है। तो इसलिए जनरली हम ऐसे लिख लेते हैं 1/f एयर इज दिस, 1/f लिक्विड इज दिस, एंड देन फिर हम रेशियो ले लेते हैं। या फिर अगेन आप ध्यान रख रहे हो तो ये बात ध्यान रखना कि लिक्विड वाला ऊपर आएगा μ/μ लिक्विड -1 अपॉन में एयर वाला नीचे आएगा μ-1 वाली कहानी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो बस ये रेशियो है। अगेन इंटरेस्टिंग बात ये है कि 1/r1 - 1/r2 वाले जो टर्म्स हैं वो दोनों में सेम ही होंगे, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इज इट ओके? 1/r1 - 1/r2 वाले जो टर्म्स हैं दोनों में सेम ही होंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। मतलब रेडियस बिना दिए भी वो सिर्फ म्यू देके भी फोकल लेंथ पूछ लेते हैं वाटर में कितनी हो जाएगी। बच्चे कंफ्यूज आते हैं वो कैसे निकालें, बट पॉसिबिलिटी है क्योंकि रेशियोज ही देखने हमें। लेंस इक्वेशन अगर हम नोटिस करते हैं तो क्या होती है, 1/v + 1/u = 1/f। नो, 1/v - 1/u = 1/f हमारी लेंस इक्वेशन होती है। माइनस साइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बहुत बच्चे इसमें गलती करके आते हैं एग्जाम के अंदर, मिरर इक्वेशन में लेंस लगाते हैं, लेंस में मिरर लगा देते हैं, तो इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगेन अगर हम लोग v की बात करें तो अब यहां पे सिर्फ ये बात याद नहीं रखनी है। अब हम v की बात करते हैं तो ये इमेजिन कर सकते हो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो uf अपॉन u + f आ जाता है v। या फिर अगर हम u की बात करें तो u कितना हो जाता है, vf अपॉन f - v। बड़ा ही अगेन टिपिकल हो जाता है, याद रखना मुश्किल हो जाता है, मैंने बहुत बार नोटिस किया है। बट अगेन फिर मैं वही इमेजिन करता हूं कि मेरे को u निकालना है तो मैं उसको इधर ले जाता हूं, 1/f को इधर ले आता हूं, तो 1/v - 1/f है, एलसीएम ले में ऊपर f - v आता है। बस इतना ध्यान समझना आता है कि f - v ये समझना है। ये टर्म तो हमेशा सेम से ही हो रहे हैं ना, ये वाले टर्म्स तो जो असेंशियल कहानी है वो इन टर्म्स की है ना। जो नीचे वाले टर्म है इसमें क्या आ रहा है, कभी u + f आ रहा था, जैसे मिरर में तो सिंपल सा था u - f और v - f आ गया था, और लेंस में भी क्लियर है u + f आ रहा है। 90% टाइम ये केस होगा, 10% टाइम ये वाले केस में f - v आ रहा है। नहीं भी याद रहता निकाल लेंगे पेपर में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल याद है तो स्टेप्स आसान हो जाते हैं। मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें इन केस ऑफ लेंस, वो हो जाता है v/u। अब माइनस साइन कहां चला जाता है इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, v/u हो जाता है, सिंपल सी कहानी। और अगेन इसके बाद ये भी अभी भी सेम ही है कि अगर इमेज इन्वर्ट हो रही है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, ये नहीं कि भैया माइनस साइन नहीं है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव नहीं होगा, ये गलत थॉट है। मैग्निफिकेशन तो इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज अभी भी। और v/u को याद रखते हैं हम लोग f अपॉन u - f भी, सॉरी u + f भी है, f अपॉन u + f भी है ना लेंस के केस में। ये क्यों है, क्योंकि f जो है v जो है वही है, u और u कैंसिल हो जाएंगे तो f अपॉन u + f आ जाएगा। तो आपको मैग्निफिकेशन निकालते समय v दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे आप इस रिजल्ट को निकाल सकते हो अगर आपको f और u दे रखे हैं तो। या मैग्निफिकेशन दे रखा है और u दे रखा है और f निकालना है, या मैग्निफिकेशन दे रखा है f दे रखा है u निकालना है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आपको ये नहीं कि v और u के बीच में रिलेशन निकाल के फिर मेहनत करो आप। ठीक है, एक और टर्म होता है एरियल मैग्निफिकेशन। जैसे कैमरे वैमरे से फोटो वोटो लेते हैं, बहुत बार वो वाली कहानी में आता है कि उसमें एरिया जनरली कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एक साइज होता है सेंसर का ऑन दी कैमरा। तो उसमें फिर एरियल मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो कितना आ जाता है, वो जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है उसका स्क्वायर होता है। बहुत सिंपल सी बात है, विच इज v²/u², विच अगेन अगर आपको ऊपर वाला रिजल्ट पता है तो f² अपॉन u + f²। इस तरीके से हमारे पास वो रिजल्ट आ जाता है। इज दैट ओके? कोई बहुत बड़ी इसमें कहानी है नहीं। एरियल मैग्निफिकेशन इज अ वेरी सिंपल थिंग, एंड जनरली एरियल मैग्निफिकेशन में आप देखोगे तो u और f में u जो होता है वो f से बहुत ही बड़ा होता है जनरली, क्योंकि आप किसी सैटेलाइट से पिक्चर ले रहे हो या किसी बहुत ऊंची हाइट से पिक्चर ले रहे हो तो फोकल लेंथ तो सेंटीमीटर के ऑर्डर की है और ये किलोमीटर के ऑर्डर का है, तो फिर वहां से आपको समझ आता है कि u + f को ऑलमोस्ट हमेशा u मानना हो रहा होता है मोस्टली। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बट दैट्स ओके, विल लुक एट दैट इन प्रॉब्लम्स।
व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स ऑन दिस। आगे चलते हैं। लेंस के केस में जब पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेजेस के बारे में बात करेंगे तो वो सिंपल सी बात हमें समझ आती है कि अगर हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है या फिर कॉन्वेक्स लेंस है, तो अब उस केस में हमें पता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज हमारी फोकस पे है। ये मेरा I1 है, हाँ या ना? जब मेरी ऑब्जेक्ट यहां पे आया तो जो इमेज बनी वो कहां बनी? इमेज भी इधर गई होगी थोड़ा सा I2। जब यहाँ 2F से उधर है तो यहाँ पे F और 2F के बीच में है तो I1 इधर आ गया I2। और आगे आते आते अगर मैं O3 पे आ गया तो इमेज कहां बन गई होगी? 2F पे आ गया, सॉरी मैं O3 जो है मेरा, तो इमेज एग्जैक्टली 2F पे बनती है दूसरी साइड पे इन्वर्टेड इमेज है। एग्जैक्टली आपका वही वाली सिचुएशन है जो कॉनकेव मिरर वाली सिचुएशन थी, बट अदर साइड पे बन रही है इमेज। इज दैट ओके? ठीक है। अगर आप यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में चले गए तो इमेज 2F के पार चली जाएगी, इमेज के यहां जाएगी, I4 ये हो गया। सिंपल इनफ, कोई टेंशन नहीं है। और फिर उसके बाद अगर हम फोकस तक आ गए तो इमेज जो जाएगी वो कहां चली जाएगी? इन्फिनिटी पे चली जाएगी, I5 यहां पे आ गया। तो देखो ना इमेज जा रही है, ऐसे कुछ सिंपल सी सिचुएशन है। क्योंकि रेज अगर फोकस पे है ऐसे, क्योंकि आप ऐसे तो सोचोगे नहीं फोकस पे ऑब्जेक्ट, तो आप सोचो रेज ऐसे जा रही है तो पैरेलल जानी चाहिए आफ्टर हिटिंग द प्रिंसिपल लेंस पे आने का, तो पैरेलल बीम तक जाके इन्फिनिटी पे मीट करेगी, तो वैसी कहानी है। और अगर ऑब्जेक्ट और पास आ गया तो इमेज कहां हो जाएगी? O6 पे अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो इमेज हो जाएगी कहां पे? कहीं I6 यहां पे कहीं आ जाएगी। क्योंकि इमेज जब यहां I5 से क्या कहते हैं उस वाली इन्फिनिटी पे आ जाएगी। और अब क्या हो रहा है आपको ये बात पता होनी चाहिए कि O7 पे जब ऑब्जेक्ट आएगा तो इमेज एग्जैक्टली पोल पे ही बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता है कि जब इमेज पोल से, जब ऑब्जेक्ट फोकस से 0 तक आ रहा है, F से 0 तक, तो इमेज जो है इन्फिनिटी से 0 तक आ रही है, तो उससे पीछे इमेज कुछ ऐसे आ रही होगी इस तरीके से। अब यही वाली बात O6 वाली बात हमें 90% टाइम हमें नहीं पता होती है, और वही बात कहीं पूछ लेते हैं तो हम पिल जाते हैं। तो इस बात पे 4-5 बार अगर अपने दिमाग में डालोगे तो ये बात दिमाग में अच्छे से घर कर लेगी। इसके अलावा कन्वर्जिंग लेंस के केस में जब हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस देखते हैं, कन्वर्जिंग लेंस के केस में जब हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस देखते हैं तो बहुत सिंपल केस बनता है। क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है तो अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो कुछ ऐसे रेज आ रही होंगी, तो उसके बाद रेज कन्वर्ज ही करेंगी, तो जो इमेज होगी यहां पे कुछ इस तरीके से बनेगी। और अगेन जैसे इस बार क्या होता है लेंस के केस में, जैसे मिरर में था कि सेम साइड पे इन्वर्टेड इमेज बनती थी, अपोजिट साइड पे इरेक्ट इमेज बनती थी। लेंस के केस में क्या होता है, सेम साइड पे इरेक्ट इमेज बनती है और अपोजिट साइड पे इन्वर्टेड बनती है। क्योंकि इन सब केस में तो इन्वर्टेड बन रही थी, समझ गया क्या था आपको? अपोजिट साइड वाले केस ऐसे समझ आ जाएगा ना। तो जब सेम साइड वाला केस है तो इमेज कैसी होगी? हमेशा इरेक्ट होगी, सेम ओरिएंटेशन में होगी। तो इस बार यहाँ पे सेम ओरिएंटेशन में इमेज बन जाएगी, छोटी इमेज हो जाएगी क्योंकि इमेज पास में है। So that is, I think, simple enough argument. तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस इन केस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस हमें समझ आता है। मतलब अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को मैं O9 कर दूं विच इज इंफिनिटी, तो आपको ये भी पता है, तो आपको पता है कि जो इमेज है वो I9 जो है वो फोकस पे बन जाएगी। कौन से वाले फोकस पे? F पे, जो यहाँ पे प्राइमरी फोकस है हमारा। इज इट ओके? ठीक है, दैट इज ऑसम। ये बात समझी जा सकती है। V वर्सेस U के ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो कैसे निकालोगे आप? Would you want to use mathematics or would you want to use this? Anything can be done. इस वाली चीज को करने से थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, फीलिंग ज्यादा होती है इसमें, बट मैथमेटिक्स अगर आपको आती है तो वो करना सादा मेरे को आसान लगता है। UF अपॉन U प्लस F है और फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो यू कीप द फॉर्मूला लाइक दिस ओनली। एंड देन आपको पता है कि एसिम्पटोट कहां बनेगा? -F पे, 0 पे 0 बनेगा, और जब इंफिनिटी हो जाएगा U तो F अपॉन 1 आ जाएगा, विच इज F आपका असिम्पटोटिक हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें ये समझ आ गया कि यार देखो ये इस तरीके से आएगा, इस तरीके से ग्राफ आएगा। ये ग्राफ ऐसा कुछ है, याद रखना चाहते हो याद रख सकते हो, बट हाँ मेरे को याद नहीं है तो आपसे याद रखने की एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रख पाता हूँ, इसलिए मैं इसे इस तरीके से बना लेता हूँ। बेसिक बात है असिम्पटोटिक कहां पे, दैट इज एसेंशियली दोनों असिम्पटोट से चेक कर रहा हूं मैं। एक बार वर्टिकल असिम्पटोट डिनोमिनेटर को 0 डाल के, और एक बार हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट U को इन्फिनिटी डाल के। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो मैथमेटिक्स में पता है कि U इन्फिनिटी है, तो ऐसे कुछ कहानी है। या फिर मैं लॉजिकली मैं सोच सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया तो इमेज फोकस पे बनती है, तो वो भी मेरे को पता है काफी क्लियरली, बट ठीक है, दैट्स ओके। श्योर? ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस की बात करते हैं। अब डाइवर्जिंग लेंस में रियल ऑब्जेक्ट में एक ही केस बनता है। क्या केस होता है? यहां पे इमेज आ जाती है,
बहुत ही सिंपल सी कहानी है। जैसे कन्वर्जिंग लेंस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट में एक ही केस होता है, डाइवर्जिंग लेंस में रियल ऑब्जेक्ट में एक ही केस होता है। एक्चुअली दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, दिखेगा आपको भी, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? अगर कॉमन सेंस वाली बात की जाए कि अगर रे ऐसे जा रही है तो और डाइवर्ज करने के बाद और पास से आएगी, और पास में इमेज है तो ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा, इमेज छोटी हो जाएगी। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। सिमिलरली वर्चुअल ऑब्जेक्ट केस देखिए, सारे दिख रहे हैं आपको। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता था तो इमेज क्या बनती थी? सेम साइड पे बड़ी इमेज बनती थी। यहां पे भी वही कहानी होगी कि जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो सेम साइड पे I1 ऐसे कुछ बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो। ये नहीं समझ आई ना बात? समझ करने का तो कुछ है ही नहीं है, तो बात याद रखने वाली बात है ना, ठीक है। इसमें और तो कुछ आपको करना नहीं है ना, ठीक है। कुछ इस तरीके कहानी है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो जाता है O2 तो इमेज क्या बनेगी? इंफिनिटी। क्यों भाई साहब? तो समझो ना, देखो याद नहीं रख पाते बहुत बार, समझो क्यों याद क्यों रख पाते? बहुत ही कम केसेस ने, 10वीं में भी नहीं किया था, जब मेन याद रखने की मेमोरी पावर थी तुम्हारे पास चीजों को, वो टाइम तो चला गया, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ आ रही है जब रेस, तो ये रेस डाइवर्जिंग रेस से पैरेलल कर देता है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आपको समझ आ जाएगा इमेज जो इंफिनिटी पे जाके मीट करने वाली है रेस। इज दैट ओके? अब आप फर्दर और आगे चले गए तो F और 2F के बीच में इमेज आ गई, तो इमेज ऑब्जेक्ट आ गया तो इमेज क्या हो जाएगी? F और 2F है, अगर यहां पे आ जाएगी I3। देखो एग्जैक्टली सेम ही सिचुएशन चल रही है अगर आप सोचोगे तो। वहां जो रियल ऑब्जेक्ट के लिए चल रहा था, यहां वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए चल रहा है, ठीक है। जब इमेज 2F पे आ गई तो इमेज कहां पे आ जाएगी? I4 2F पे आ जाएगा। जब इमेज 2F से बियॉन्ड चली गई तो इमेज कहां जाएगी? F और 2F के बीच में I5, ये आ गया पास में। और जब इमेज इंफिनिटी पे चली गई तो इमेज कहां जाएगी? फोकस पे। डन। I6। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अलग अलग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए क्या पोजीशन ऑफ इमेज है डाइवर्जिंग लेंस में। इन रिजल्ट को कम से कम 2-3 बार खुद से लिख के याद करना, एक फीलिंग डेवलप हो जाएगी। और ये सोचना कि आप खुद से कैसे सोचोगे इसके बारे में, तभी इसकी फीलिंग डेवलप हो पाएगी। V वर्सेस U का ग्राफ बनाया जाएगा तो V इज इक्वल टू UF अपॉन U प्लस एफ है। बट इस बार अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे तो वो नेगेटिव होगा, मतलब F नेगेटिव होगा तो आपको उसे माइनस डालना पड़ेगा। तो U माइनस एफ हमें करते हैं ऐसे, क्योंकि जनरली इस ग्राफ में जो फोकल लेंथ है उसमें मॉड एफ डालता है, ठीक है। तो फिर आपको नजर आएगा कि अच्छा मॉड एफ U इक्वल टू, यहाँ पे मॉड एफ पे आपका इस बार असिम्प्टोट है, वर्टिकल असिम्प्टोट यहाँ पे है, ठीक है। 0 पे 0 तो हमें पता ही है। हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट की बात करते हैं तो माइनस एफ पे आपकी इमेज बन रही है। अगर लॉजिक ये है कि अगर U को इन्फिनिटी डाल देंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में ये इसको नीचे लेके जाओगे तो 1 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो दैट इज इक्वल माइनस आ जाएगा। या फिर कॉमन सेंस वाली बात है कि रेज ऐसे जाती है डाइवर्जिंग लेंस में तो ऐसे चली जाती है, वापस आके मीट करती हैं, तो फिर माइनस एफ पे इमेज बन रही होती है। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये असिम्प्टोट है हमारा जब वो इन्फिनिटी पे जा रही है, दोनों साइड पे सेम ही असिम्प्टोट है। तो ये एक कुछ इधर की तरफ भी ऐसे है और इधर की तरफ भी कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारा ग्राफ बन गया, V वर्सेस U का ग्राफ, है ना, ठीक है। मैथ्स फिजिक्स सब मिला के फटाफट से ग्राफ हम बना सकते हैं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है नहीं। लेंस की पावर की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? 1/f होता है। और इसकी एक बहुत ही फेमस यूनिट होती है डायोप्टर, जो आपके चश्मों में भी सेम यूनिट यूज होती है। बस उसमें क्या होता है, फोकल लेंथ को किसमें कौन सी यूनिट डालना होता है? मीटर में डालना होता है। 100 सेंटीमीटर है तो 1/100 नहीं करना होगा, 1/1 मीटर करना होगा, दैट इज द डायोप्टर। और पावर पॉजिटिव नेगेटिव भी एग्जैक्टली सेम है कि कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, उसकी पावर नेगेटिव होगी। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो उसकी पावर पॉजिटिव होगी। सो दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पे हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम दो लेंस को कंबाइन करते हैं तो हम उसको कंबाइन करके एक सिंगल लेंस मान सकते हैं। और उस सिंगल लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो कितनी होती है? 1/f1 प्लस 1/f2, विच ऑल्सो इंप्लाइज की जो पावर हो जाती है वो कंबाइन हो जाती है दोनों लेंसेज को अगर हम बैक टू बैक प्लेस करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे लेंसेज के बीच में डिस्टेंस 0 होना चाहिए, ये बात शायद ऑब्वियस होगी आपके दिमाग में, बट मैं फिर भी बता रहा हूं। अगर ये बात समझ आ रही है तो इसके बाद मैं ये समझने की कोशिश करता हूं कि अगर एक मिरर है तो अगर हमारे पास कुछ लेंसेज है और कोई मिरर है तो इसको मिला के हम एक मिरर मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? मिरर। मतलब क्या है, जब एक लेंस मानोगे तो लेंस इक्वेशन यूज करोगे, और जब मिरर मानोगे तो फाइनली ऑब्जेक्ट इमेज के लिए आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? मिरर इक्वेशन यूज करोगे। और इस मिरर की फोकल लेंथ अगर आप कैपिटल FM बोल दो तो 1/FM कितना हो जाता है? -2 × 1/f1 + 1/f2
एंड सो ऑन, जितने भी लेंसेज हैं, और मिरर पे एक बार रिफ्लेक्शन होता है +1/fm, जो भी हमारा मिरर है यहाँ पे। कैपिटल एफ एम और स्मॉल एफ एम का डिफरेंस शो बाद देख सकते हो कि मैंने अलग से लिखे हैं, तो क्लियर है। बेसिकली 2 बार क्यों हो रहा होता है ये, क्योंकि जब रे ऐसे जाके वापस आएगी तो वो हर लेंस से 2 बार रिफ्रैक्ट हो रही है, इस वजह से लेंस के फैक्टर्स 2 बार आ रहे हैं, इसलिए -2/f1 + f2 एंड सो ऑन। माइनस का सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन है कुछ, तो कोई बड़ी टेंशन नहीं है, दिस इज हाउ दिस विल बी। ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें क्वेश्चन में बोला जाता है इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाउंड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अब इन क्वेश्चंस में सारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल के फाइनली बोलना कि फाइनल इमेज डिस्टेंस हैज टू बी सेम एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये बात से बहुत लंबा हो जाता है। इसकी जगह जब भी ऑब्जेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाउंड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ का क्वेश्चन आएगा तो देयर हैज टू बी अ मिरर। बिना मिरर के ऐसा कभी होता ही नहीं कि इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाउंड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। आपने इतने सारे लेंसेज के केस कर लिए, कभी भी ऐसा नहीं हो रहा कि लेंस की इमेज लेंस के ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन कर रही हो। सिर्फ मिरर में ऐसा होता है कि रेज वापस रिट्रेस होती है वापस। तो इन दिस सिनेरियो अगर हम लोग नोटिस कर रहे हैं तो हम बोलते हैं ये कब होता है ऐसा, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाउंड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, केस 1 जब रेज हिट द मिरर नॉर्मली। जब रेज मिरर को, जो हमारा एक मिरर है ना पक्का से, उसको जब नॉर्मली हिट करती हैं तो उस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि आपका फाइनल इमेज जो ऑब्जेक्ट पे बनेगी। क्यों? क्योंकि पाथ जो होगा रेस का वो रिट्रेस हो जाता है। मतलब अगर कॉनकेव मिरर है तो रेस कहां से आनी चाहिए आखिरी में? रेस जब आ रही होंगी तो वो ऐसा होना चाहिए कि दे आर अपैरेंटली कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली अगर डाइवर्जिंग मिरर है या कॉनकेव मिरर है तो रेस इस तरीके से आनी चाहिए कि वो दे सीम टू बी गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नॉर्मल हिट करेंगे तो क्या होगी? वापस रिट्रेस हो जाएंगी ना, और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से जहां से स्टार्ट हुई थी वहां खत्म हो जाएंगी। और प्लेन मिरर है तो कैसे रेस को हिट करवा दोगे? ऐसे हिट करवा दोगे परपेंडिकुलरली, लेकिन हर बार परपेंडिकुलरली हिट करवा रहे हो, एंड देन दिस विल बी एज सिंपल एज दिस कैन बी। इसमें बहुत बार इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है, मेन में तो मैंने नहीं देखा जेईई मेन में, बट कि डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट करना है तो रेस पैरेलल होती है, तो फिर क्या कहते हैं, यू तो इन्फिनिटी है ना, चाहे कहीं भी मिरर लगाओ, ऐसा कोई प्रॉब्लम बन सकती है। केस 2 भी यहां पे हमारे पास होता है, जो जनरली मिस हो जाता है, वो होता है कि रेज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। एक और सिचुएशन होती है जब रेज हिट द पोल ऑफ द मिरर। जब रेज मिरर के पोल पे हिट करती हैं तो भी हम ये सेम बात बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पे बने, क्योंकि वो एक्चुअली रिट्रेस हो जाती है, रेस का पाथ रिट्रेस हो जाता है। एक रे ऐसे आ रही है और एक रे ऐसे आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली रे ऊपर चली जाती है, नीचे जाती है। अब इन रेस पे कोई नाम तो लिखा नहीं होता कि कौन सी रे किसकी है, तो वो एक्चुअली ऐसा लगता है कि पाथ रिट्रेस ही हो गया रे का। ठीक है ना? ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर एक क्वेश्चन होता कि हमारे पास एक मिरर है, 2 मिरर्स है, और क्या कहते हैं, इन दोनों की एक की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक की 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। फाइंड डी सच दैट द इमेज आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। एंड इसमें एक कंडीशन रखिए, कंसीडर फर्स्ट इमेज फ्रॉम लेफ्ट मिरर। लेफ्ट मिरर से पहली इमेज बन रही है। तो इन दैट सिनेरियो हमारे लिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा ही है, क्योंकि अगर हम लोग नोटिस करेंगे, राइट कर देता हूं एक सेकंड जरा। अगर हम लोग नोटिस करेंगे इसमें तो हम ये चीज नोटिस कर पाते हैं कि अगर यहां से कोई रेज ऐसे जा रही है तो इसका वी तो हमें पता ही है, वही है, मतलब वो 20-30 वाला केस है, 30 सेंटीमीटर, तो इसका वी -60 है, जो मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था। नहीं तो आप निकाल लोगे ना यूएफ अपॉन यू प्लस एफ से, यू माइनस एफ से, कोई ज्यादा मेहनत वाली बात तो है नहीं। तो v -60 आने का मतलब क्या है कि यहां से जो रेज है वो इस मिरर की तरफ जा रही है और वो मर्ज क्या कहते हैं, मीट करती है 60 सेंटीमीटर दूरी पे। अब अगर आप ये चाहते हो कि फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, तो रेज, क्योंकि अब इस पे जब टकराएंगी रेज, तो आप चाहते हैं कि अपने पाथ को वो रिट्रेस करें। रिट्रेस करेंगे तो फिर वापस यहीं आएंगी और फिर वापस फिर से मीट कर जाएंगे आके प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से। तो इन द सिनेरियो अगर मैं सोचूंगा तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूरी पे होगा? इसका 20 सेंटीमीटर पे होगा। अब यहां से 30 सेंटीमीटर दूरी पे रेज है, यहां पे जाके मीट करनी चाहिए इस तरीके से, और ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, और ये ओवरऑल डिस्टेंस कितना निकाला आपने? 60 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो मुझे टोटल पता चल गया डिस्टेंस 40 हो गया। ऐसे ऐसे भी सोच सकते हो ना, यहां से
60 सेंटीमीटर दायरे दूर जाके मीट करनी है और इस मिरर से की सरफेस से 20 सेंटीमीटर आगे होनी चाहिए। तो टोटल 60 है और ये 20 है, तो कितना बच गया 40। तो ये जो डी है इसमें हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि वो 40 सेंटीमीटर है। ये समझ रहे हो किस तरीके से अप्लाई हो रही है ये बात। अब इसमें एक और पॉसिबिलिटी है डी की। वो पॉसिबिलिटी क्या है कि रेस रादर देन गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां चली जाए, पोल पे जाके हिट कर जाए, यहां पे जाके हिट कर जाए रेस, तो भी वो अपने बात को रिट्रेस कर लेंगी। मतलब ऐसा लगेगा कि वो अपने बात को रिट्रेस कर लेंगी, एक्चुअली तो नहीं करती हैं, बट ठीक है। तो बट इमेज, फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पे बनेगी। तो इन दैट सिनेरियो हम जब नोटिस करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि यार भैया फिर तो इसका मतलब ये जो 60 सेंटीमीटर डी जो है उसके इसमें 60 सेंटीमीटर हो जाए। तो यहाँ पे दो आंसर हो जाएंगे हमारे, आइदर डी इज 40 सेंटीमीटर और डी इज 60 सेंटीमीटर। दोनों केस आपको समझ आने चाहिए। मैथमेटिकली कैलकुलेट करने में बहुत मेहनत करवाएगा पूरे तो कुछ निकालने में, बट अगर हम इस तरीके से जो मैंने बताया कर रहे हैं तो बहुत आसानी से हम इसे फिगर आउट कर सकते हैं। बोलो कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ वाली प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। एंड आई होप प्रॉब्लम्स वाली बात भी समझ आ रही है, कौन कौन सी मेन प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके बाद एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जिसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए अच्छे से, वेलोसिटी ऑफ एन इमेज। बेसिकली ये डिफरेंशिएशन के टॉपिक से आता है। डिफरेंशिएशन के टॉपिक से कैसे आता है ये कि 1/v² माइनस 1/u² इज इक्वल टू, सॉरी 1/v प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, अगर आप मिरर देखते हो तो। और अगर इसे डिफरेंशिएट कर देते हो तो क्या आ जाता है, माइनस 1/v² इंटू dv/dt माइनस 1/u² इंटू du/dt इज इक्वल टू 0, क्योंकि फोकल लेंथ तो कांस्टेंट ही है। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज विच इज dv/dt वो हमें पता चल जाता है माइनस ऑफ v²/u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रिजल्ट याद होना चाहिए आपको। अब एग्जाम में नहीं करोगे, डिफरेंशिएट करके नहीं निकालोगे हमेशा, ये आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस v²/u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप इस रिजल्ट को याद रख सकते हो। दैट इज ग्रेट। जो मैं एक शॉर्ट डिस्टेंस अप्रोक्सीमेशन बोल रहा था उसका भी यहीं से आता है कुछ, कि डिफरेंशिएट करके बहुत बार डीवी और डीयू में एक रिलेशन देख लेते हैं, वो यही रिलेशन होता है, क्योंकि डीटी को हटा दोगे तो डीवी और डीयू में रिलेशन आ जाएगी। फॉर अ स्मॉल चेंज इन डीयू, डीवी में कितना चेंज हो रहा है, मतलब वी में कितना चेंज हो रहा है, तो वो डीवी हो जाएगा। ऐसा कुछ एक शॉर्ट डिस्टेंस अप्रोक्सीमेशन होता है। टॉक अबाउट इट व्हेन आई टॉक अबाउट इट इन क्वेश्चंस, डोंट वरी। बट ठीक है, अगेन इन लेंसेज वाले केस में जब आप नोटिस करते हो तो वेलोसिटी इमेज अगेन v²/u² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, बस इस बार प्लस होता है। ये जो माइनस है, इस माइनस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ऑपोजिट टू ऑब्जेक्ट मूव करता है इन मिरर, और लेंस के केस में सेम एज ऑब्जेक्ट होती है जो डायरेक्शन होती है ना इमेज की। ठीक है, मिरर में क्योंकि आपको पता है आप सामने जा रहे हो शीशे के सामने, तो आपकी इमेज वापस आपकी तरफ ही आ रही होती है। लेंस के केस में अगर आप लेंस की तरफ जा रहे हो तो इमेज आपकी उधर जा रही होगी। इज दैट ओके? तो ये वाली बात, ये प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस यहां पे भी आता है। अब एपरेंट डेप्थ वाले जो केसेस होते हैं उसमें क्या होता है, एपरेंट डेप्थ बड़े सिंपल सी केस हो जाएंगे। जो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी वो सिंपली क्या हो जाएगी, एपरेंट डेप्थ के डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जो इमेज वाला डिफरेंशिएशन है, दैट इज म्यू ऑब्जर्वर डिवाइड बाय म्यू ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हो जाता है सिंपली। और जनरली क्योंकि बिल्कुल वही सेम ही रिजल्ट है जो आपका एपरेंट डेप्थ वाला था, तो जैसे एपरेंट डेप्थ आपकी कुछ टाइम्स हो रही है, तो एग्जैक्टली जब भी एपरेंट डेप्थ जितने टाइम्स हो रही है आपकी वेलोसिटी भी उतने टाइम्स ही हो जाती है। तो मतलब मेरे दिमाग में क्लियर है कि अगर एक वो जो बर्ड फिश वाली बात कर रहे थे, तो अगर फिश ऊपर आ रही है तो उसकी एपरेंट डेप्थ जो है d/μ होती है, तो उसकी वेलोसिटी भी 1/μ टाइम्स हो जाएगी जब हम ऊपर से देखेंगे। और फिश की वेलोसिटी की बात करेंगे, फिश ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, तो इन दैट उसकी एपरेंट डेप्थ म्यू टाइम्स होती है, एपरेंट हाइट म्यू टाइम्स हो जाती है, म्यू h हो जाता था, तो उसकी वेलोसिटी भी म्यू टाइम्स हो जाएगी। ये एक आर्ग्यूमेंट वहां पे डायरेक्टली फिट हो जाता है। बट अगेन ठीक है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि ये कैसे हमने सोचा होगा और ये किस तरीके से हम फिगर आउट कर सकते हैं। एक और पॉइंट बनता है वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट। अगेन बहुत ही टिपिकल एंड डिफिकल्ट पॉइंट बनता है इसमें, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट अगर हमें निकालनी हो कभी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज चेंज कर रही होती हैं, तो इसको हम बड़े सिंपली तरीके से कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस वो एग्जैक्टली सेम हो जाता है जो अभी हमने पढ़ा था, वी प्लस या माइनस v²/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। ये वही रिजल्ट है जो भी हमने पढ़ा v और u के लिए, क्योंकि जब वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हैं तो सब कुछ सही है।
अगर ऑब्जेक्ट हमारा स्पेशली पॉइंट ऑब्जेक्ट जब होता है तो ऐसा हो सकता है कि जरूरी नहीं है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा हो सकता है वाई एक्सिस के लॉन्ग भी चल रहा हो। अगर ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के लॉन्ग भी चल रहा होता है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस कैसे निकाली जाएगी? डी बाई डी टी ऑफ एम वाई। एम वाई क्यों? क्योंकि वाई ऑफ इमेज डिवाइड बाय वाई ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम होता है ना, तो इसको इधर ले जाओगे तो वाई ऑफ इमेज पता चल जाएगा हमारे को, एम वाई का डिफरेंशिएशन हो जाता है। अब इसमें एक गलती हो जाती है बहुत बार बच्चों से कि वो एम को बाहर निकाल लेते हैं इससे, जबकि एम को आप बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वी और यू चेंज हो रहे हैं, विच मींस एम भी चेंज हो रहा है, और एम का डिफरेंशिएशन भी आपको अलग से करना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल लगा के। ठीक है, कुछ लोग इसका रिजल्ट याद करने की भी कोशिश करते हैं, मैं उन कुछ लोगों में से नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट कहानी है। ठीक है, डी बाई डी टी हो जाता है हमारे पास यहाँ पे, सॉरी, कोई बात नहीं। आर वी क्लियर अबाउट इट? ठीक है, तो क्लियर है, इसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं आ जाता, दैट इज परफेक्टली ओके। अगेन एक लेंस में एक और छोटी सी बात होती है जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, मोस्टली हमारा खत्म ही हो गया, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स मोर। ठीक है, अगर हम एक लेंस को कट कर रहे हैं तो एक हमारे पास ओरिजिनल लेंस है, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज यहां पे बन रही है। अब इस लेंस को दो तरीके से कट किया जा सकता है, या तो इस लेंस को ऐसे कुछ कट किया जा सकता है आधा, या फिर इस लेंस को ऐसे कुछ कट किया जा सकता है। जब इस लेंस को इस तरीके से कट करते हैं तो अगर इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, तो यहां पे भी इसका रेडियस R1 और इधर का रेडियस R2 ही रहता है, विच बेसिकली मींस कि किसी फोकल लेंथ जो है वो सेम रहती है। However, which means कि ऑब्जेक्ट जहां पे इमेज जहां पे थी एग्जैक्टली वहीं पे इमेज रहेगी अगर ऑब्जेक्ट सेम जगह पे है, बट इंटेंसिटी जो होगी वो आधी हो जाएगी या रिड्यूस कर जाएगी इन प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर। जितना कट किया है आपने उसके हिसाब से इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे इन दिस केस मुझे पता है कि अगर आपने ऐसे कट कर लिया है तो इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। इज दैट ओके? सिमिलरली दूसरा तरीके की सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि अगर आपने बीच में से ऐसे कट किया तो ये R1 हो गया और ये मान लेते हैं 0 हो गया फॉर द टाइम बिंग, तो आपका जो फोकल लेंथ है वो ऑब्वियसली बदल जाएगा, तो इमेज की जो पोजीशन है वो कहीं बदल जाएगी आई डैश, एंड देन हाउएवर जो रेज है वो सारी की सारी रेज वहां पे कन्वर्ज कर रही होंगी अभी भी, तो इंटेंसिटी आपकी इस बार सेम रहेगी, फोकल लेंथ बदल जाएगी, एफ जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, इंटेंसिटी सेम रहेगी। इन दिस काइंड ऑफ कटिंग एफ जो है वो सेम रहेगा, इंटेंसिटी ऐसे हो जाएगी। फोकल लेंथ कितनी होगी वो तो R1 R2 आपको पता है, तो उसके हिसाब से आप फोकल लेंथ की बातें जज कर सकते हो। अगर R1 R2 पता है तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई डोंट थिंक कुछ रिप्रेजेंट कर रहा था, कुछ ऐसे ही था, तो वो मैं ऐसा रेडियस लिखा था कि उसका इस वाली सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट होना चाहिए, राइट, सॉरी 0 नहीं होना चाहिए, वो टर्म 0 हो जाता है, इनफाइनाइट होगा रेडियस, यू आर राइट। ठीक है, कटिंग ऑफ अ लेंस हमें समझ आ गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं एबरेशन की, अभी एबरेशन क्या भला है? बेसिकली जो इमेज होती है वो धुंधली हो जाती है, ब्लरिंग ऑफ इमेज जब बोल देते हैं, तो वो बहुत शार्प पॉइंट पे आके मीट नहीं करती, तो उस केस में एबरेशन हम बोलते हैं। दो तरीके के एबरेशन की हम बात करते हैं, एक स्फेरिकल एबरेशन होता है, वो बेसिकली स्फेरिकल शेप की वजह से होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है इस एबरेशन में? ड्यू टू स्फेरिकल शेप है बेसिकली स्फेरिकल एबरेशन। उसमें होता क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो जब इमेज के लिए जो रेज बनती हैं वो रेज एक सिंगल पॉइंट पे आके मर्ज नहीं करती, वो एक छोटे से रीजन में आके मर्ज करती हैं, कन्वर्ज करती हैं, तो वो जो सिंगल पॉइंट होता है वो उतना शार्प नहीं रहता, वो थोड़ा सा ब्लर सा हो जाता है। तो इन दैट केस आपको समझ आ जाता है वहां पे कुछ स्फेरिकल एबरेशन है। इस स्फेरिकल एबरेशन को दूर करने के लिए हम एक मिरर यूज करते हैं, पैराबोलिक मिरर। उसमें क्या होता है, उसमें स्फेरिकल एबरेशन नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि अगर कोई रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो पैरेक्सियल हो ना हो, कैसी भी सिचुएशन हो, वो हमेशा एक ही पॉइंट पे आके मीट करती है, फोकस पे आके मीट करती है, एंड दैट इज द रीजन वी कॉल दैट पॉइंट एज द फोकस। अगर आपको याद हो a,0 पैराबोला में, अगर हमें पता हो तो वो सेम बात है बेसिकली। बहुत अच्छी बात है, तो स्फेरिकल एबरेशन हमें समझ आ जाता है। एक क्रोमैटिक एबरेशन भी हमारे सामने होता है, विच इज अगेन कि बहुत बार अगर एक व्हाइट लाइट आ रही है तो व्हाइट लाइट में वॉयलेट अलग फोकल लेंथ होती है और रेड की अलग फोकल लेंथ होती है। क्यों? वॉयलेट ज्यादा बेंड हो जाएगी क्योंकि उसका म्यू ज्यादा है, रेड कम बेंड होगी उसका म्यू कम है, तो आप देखेंगे वॉयलेट की फोकल लेंथ कम हो जाएगी और रेड की फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारे पास फोकल लेंथ का कुछ इस तरीके से होगा ना, 1/fv इज इक्वल टू म्यू वी
-1 इंटू 1/r1 -1/r2, तो ऑब्वियस सी बात है कि कलर पे भी फोकल लेंथ डिपेंड करती है, तो अलग अलग कलर की वजह से अलग अलग फोकल लेंथ होगी, विच मीन्स कि वही सेम व्हाइट लाइट जो आ रही थी वो एंड में जाके उतनी शार्प नजर नहीं आएगी। इज दैट ओके? ठीक है, तो व्हाइट लाइट बहुत बार ब्लरी इफेक्ट देती है, विच इज रीजन, दिस इज द रीजन फॉर दैट, क्योंकि आपकी आंखें भी तो एक लेंस ही है। सिमिलरली एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात भी करते हैं हम लोग, जो हमारे चश्मे बनते हैं, बहुत महंगे वाले चश्मे बनते हैं, उसमें दो लेंस को जोड़ के एक लेंस बनाया जाता है ताकि उसमें क्रोमेटिक एबरेशन ना रहे। और एक क्रोमेटिक एबरेशन में हमारे को रिजल्ट रटा होना चाहिए कि क्या रिजल्ट है, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f, जो भी आपको फोकल लेंथ चाहिए, क्योंकि आपको एट द एंड लेंस तो पर्टिकुलर फोकल लेंथ का बनाना ही है ना, तो हम कन्वर्जिंग लेंस और एक डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, और f1 f2 विद साइन डाला जाएगा, मैग्नीट्यूड नहीं डाला जाएगा f1 f2 का, विद साइन डाला जाएगा। और एक और रिलेशन होता है ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2, 0 होगा। अगेन f1 f2 विद साइन है तो ऑब्वियसली बात है एक कन्वर्जिंग है और एक डाइवर्जिंग है, तभी ये रिजल्ट 0 पाएगा। ओमेगा 1 ओमेगा 2 हमारे डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ दैट ग्लास है, बेसिकली दैट इज व्हाट वी फिगर आउट। तो आई थिंक वंस वी अंडरस्टैंड दिस, तो हमारे को एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी समझ आ जाता है कि किस तरीके से हम लेंस को कंबाइन करते हैं। एक ये डिस्प्लेसमेंट मेथड भी होता था, टू मच कंटेंट इन ऑप्टिक्स ना, बट अगेन वो है ही टॉपिक ऐसा ना, तभी तो इतने क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि देयर इज टू मच कंटेंट इन ऑप्टिक्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड की, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम सिंपल सी कहानी रखते थे, एक लेंस लेते थे, एक ऑब्जेक्ट लेते थे, उसकी इमेज स्क्रीन पे आ रही थी, फिर लेंस को डिस्प्लेस करते थे ताकि इमेज दोबारा स्क्रीन पे आए, और जो डिस्प्लेस हुआ उसे एल कहते थे। अगर लेंथ डी है तो फोकल लेंथ का डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट होता था, वो क्या होता था, फोकल लेंथ का रिजल्ट होता था डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 4d। फोकल लेंथ का रिजल्ट होता है हमारे पास डायरेक्टली, जो याद रखा जा सकता है, डी स्क्वायर माइनस, क्योंकि स्कूल में एक्सपेरिमेंट होता है ये, तो अगर आपकी प्रैक्टिकल फाइल में देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट मेथड वुड बी एन एक्सपेरिमेंट लिस्टेड एज अ मेथड टू फाइंड फोकल लेंथ, एंड इन दैट केस ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज करने की एक्सपेक्टेशन होती है, तो ये रिजल्ट को जानने में कोई नुकसान नहीं है, जान सकते हैं, वरना आप सॉल्व भी कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, बट ऑब्वियसली जिसको रिजल्ट पता है और जो क्वाड्रेटिक बना के से कर रहा है उसमें तो ऑब्वियसली टाइम का गैप बहुत होगा। एक छोटी सी बात इसमें ये हो जाती है कि डी जो है 4f से ज्यादा होना चाहिए, तभी एक ऑब्जेक्ट की दो बार इमेज यहां पे मिलेगी। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। बहुत बार ये ऑप्टिकल बेंच पे प्लेस किए जाते हैं, और ऑप्टिकल बेंच के एक कॉर्नर पे स्क्रीन लगाई जाती है, एक कॉर्नर पे ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, एंड इन दैट सिनेरियो जो ऑप्टिकल बेंच की जो डिस्टेंस है वो 4f से ज्यादा होनी चाहिए फॉर इमेजिंग गेटिंग द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, वरना इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में 4f होता है। ठीक है, दिस अगेन अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट कि लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो ऑब्जेक्ट और इमेज होता है उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, 4f। ठीक है, दैट इज ग्रेट। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मतलब इसमें वो रियल इमेज वाला केस होगा तो वाली कहानी है। और एक और चीज होती है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है, जो दो इमेज आती हैं, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो i1 i2 का रूट हो जाता है, एक ये भी बात होती है। सो दैट इज परफेक्टली ओके। सो लार्जली वी आर डन विद दिस। ऑप्टिक्स के जो भी हमारे शॉर्ट नोट्स है, थोड़ा टाइम लगा है मुझे पता है, बट ऑप्टिक्स ऐसा टॉपिक है जिसके शॉर्ट नोट्स थोड़ा टाइम डिमांड करेंगे। रिफ्लेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो जो रिफ्रैक्शन हमारे पास है वो है, सॉरी, रिफ्रैक्शन में एक छोटी सी कहानी थी जो हमने नहीं बताई थी कि जो डिविएशन है वर्सेस आई का ग्राफ भी हमें पता हो सकता है, क्योंकि ये ग्राफ अगर हमें पता नहीं होता तो हमें बहुत टाइम लगता है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एंड ये जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है कि अगर हमारे पास जब तक आई जो है क्रिटिकल एंगल से कम होता है जब तक तो रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, तो ये ग्राफ कुछ कर्व सा होता है। इस कर्व की इक्वेशन हम नहीं जानना चाहते, कुछ ये ग्राफ कुछ कर्व सा होता है। ऑब्वियसली बात है, आई 0 होगा तो रे सीधी चली जाएगी तो 0 आ जाएगा, और आई जब क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा तो डिविएशन कितना हो जाता है, 90 माइनस सी। ठीक है, जो डिविएशन हो जाता है वो 90 माइनस सी हो जाता है, और जैसे क्रिटिकल एंगल को क्रॉस करता है तो डिविएशन क्या हो जाएगा, जैसे क्रिटिकल एंगल को क्रॉस करेगा तो रे रिफ्रैक्ट होने की जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और डिविएशन 180 माइनस 2c हो जाएगा। पहली बार में तो एकदम से वहां से स्टार्ट करेगा, और फिर उसके बाद जो इक्वेशन है 180 माइनस 2i वाली इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी। then we will be able to understand that angle of deviation versus angle of incidence का ग्राफ, जब 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा तो उस समय पे एंगल ऑफ डिविएशन आपका 0 हो चुका होगा। तो ये ग्राफ होता है
डिविएशन वर्सेस आई का, जिसको हम देख सकते हैं, एक ग्राफ डिविएशन वर्सेस आई का प्रिज्म में भी होता है, जो एक अजीब सा पैराबोला सा होता है, उसकी ज्यादा कोई रेलेवेंस है नहीं, बट दिस इज द इंपॉर्टेंट ग्राफ that if we know we will be able to get to the answer. If we do not know this graph, then it will take a lot of time. बहुत बार एक इस बात को एक्सप्लोर किया जाता है कि वैल्यू ऊपर होगी कम होगी तो 90 माइनस सी का डबल हो रहा है तो वैल्यू बढ़ेगी. दैट इज द अंदर सिचुएशन. एक और सिचुएशन जो रिजल्ट हमारा रह गया था जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट हमारा मल्टीपल लेयर ऑफ लिक्विड्स के अंदर पड़ा हुआ है तो इन दैट केस उसकी जो एपरेंट डेप्थ है उसका जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास सिंपली ऐसा कुछ होता है कि अगर T1 थिकनेस का मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, T2 थिकनेस का मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू T1 बाई म्यू1 प्लस T2 बाई म्यू2. इस तरीके से लिख सकते हैं. जनरली ये म्यू नॉट एयर होगा, तो अगर एक ऑब्जेक्ट इंसान यहां से इसको देख रहा है तो उसकी जो एपरेंट डेप्थ है वो 1 T1 बाई म्यू1 प्लस T2 बाई म्यू2 सिंपली कुछ इस तरीके से भी हो जाती है. तो ये रिजल्ट भी याद रहता है हमें. तो इसको प्रूव करने की सिचुएशन जब भी आएगी तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी कि रिजल्ट के बिना बहुत मुश्किल होगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना. तो दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर शॉर्ट नोट्स. ठीक है, तो फाइनली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के शॉर्ट नोट्स खत्म हुए हैं. बच्चों, शॉर्ट नोट्स आर डन. अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना. अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो. और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास. गो फॉर जीत.